हेलो हेलो, कैसे हैं भाई आप लोग। चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 का रिवीजन के साथ। यूनिट नंबर 1 का नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर हो गया 1872, हमारे सिलेबस में सबसे पुराना लॉ है ना। सो ऑब्वियस सा बात है, जो मटेरियल है आईसीआई का, जो मटेरियल दिया हुआ है उस मटेरियल में जो लैंग्वेज यूज किया हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज विच इज स्टेटेड इन द लॉ। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे इट इज गोइंग टू बी मच टफर टू रीड। वाई? बिकॉज सर जो इंग्लिश है वो 150 ईयर्स ऑलमोस्ट ओल्ड है। तो अगर 130 साल पुराना चीज अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब जायज सा बात है भाई। कितना साल हो गया, अब हम क्या ही बोले। मतलब 100-150 साल बाद अगर आप कोई चीज पढ़े, 170-180 ईयर्स बाद कोई चीज पढ़ रहे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम का इंग्लिश और अभी का इंग्लिश में बहुत फर्क है। तो अभी क्या है कि एक तो आईसीआई का मॉड्यूल में मटेरियल में जो दिया हुआ है, ऑब्वियसली सम फ्रेजेस एंड सम सेंटेंसेस आर एग्जैक्टली सेम एज द लॉ एंड सम सेंटेंसेस आर मेड इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये भी एक चीज हो गया। अब इसमें क्या है कि मैंने जो नोट्स बना रखा है वो उसका काफी एब्रिज्ड वर्जन है। सो दीज आर द नोट्स। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 45 पेजेस है, अप्रोक्सीमेटली 45 पेजेस का आप लोग देखेंगे। आप लोगों का आईसीआई का मटेरियल है चैप्टर 1, अप्रोक्सीमेटली 45 पेजेस। उसमें 10 पेज अगर क्वेश्चन आंसर हटा दे 30-35 पेजेस होगा। 30-35 पेजेस का कंटेंट को अपने लोग मात्र 9 या 10 पेज में, 9 या 10 पेजेस में हम लोग कवर करेंगे। सो सर आर दीज नोट्स एनफ? नो, दीज नोट्स आर एनफ फॉर मी टू रिवाइज, फॉर हेल्प यू रिवाइज दी चैप्टर। एंड लास्ट मोमेंट जब हम लोग रिवीजन करते हैं, जब हम लोग का अकाउंट्स का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1.5 डेज मिलेगा हम लोग को रिवाइज करने को पूरा लॉ का सिलेबस, उसमें ये नोट्स काम आएगा। तब आप सोचेंगे कि आईसीए का मटेरियल लेके बैठेंगे हम लोग 500-600 पेज का, वो तो खत्म होने से रहा। सो इट इज बेटर दैट यू फॉलो दीज नोट्स विच इज एन अब्रिज्ड वर्जन ऑफ द एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे पहले याद करेंगे सेक्शन नंबर 2H, सेक्शन नंबर 2H विच इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो अब हम लोग के टॉपिक का या लॉ का नाम ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं सर? सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H हम लोगों को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? सर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सबसे पहले इसका 2 पार्ट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला बना लो माइंड में, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या होता है सर? दो पार्टी जिनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, जिनके बीच में आप लोग किसी भी इशू को लेकर एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर आ रहे हैं। अगर मिस्टर ए बोल रहा है मेरे को अपना घर बेचना है, और मिस्टर बी बोल रहा है ठीक है हम तुम्हारा घर खरीदेंगे और हम तुमको इतना रुपया देंगे। सो अगर 2 पार्टी इन्वॉल्व है और वो दोनों एक सब्जेक्ट मैटर पर अग्री कर रहे हैं कि भाई एक घर है, एक बिल्डिंग है, एक गाड़ी है, जो भी है, उसके खरीदने या बेचने का अगर मैटर है, बोथ द पीपल अग्री टू इट, तो हम लोग उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट, दोनों जन एक ही चीज को लेकर पूरी सेटिस्फाइड होगा कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं हमको मंजूर है और आप जो सामने वाला पार्टी बोल रहे हैं वो मुझे मंजूर है। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ पे मैं आता हूं, सबसे पहले अग्रीमेंट खत्म कर लेते हैं। सो ये जो मैंने पॉइंट आपको बोला दैट मिस्टर ए हैज अग्रीड टू मिस्टर बी कि हाँ भाई हम तुमको अपना प्रॉपर्टी बेचेंगे और इतना रुपया तुम मेरे को दे देना, ये पूरा अग्रीमेंट को मैं इंग्लिश में कैसे डिफाइन करूं? तो सर एक चीज याद रखिएगा कि भाई कोई भी पार्टी है वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ दे रहा है, और उसके बदले में दूसरा पार्टी कुछ ले रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। सो मिस्टर ए इज गिविंग हिज कार लेट्स से फॉर ₹3 लाख। अगर 3 लाख रुपए के लिए अपना गाड़ी दे रहा है, तो मिस्टर ए जो प्रोवाइड कर रहा है इट इज कंसिडरेशन, और उसके बदले में मिस्टर बी को जो मिल रहा है, मतलब मिस्टर ए जो गाड़ी दे रहा है इट इज कंसिडरेशन फॉर मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी जो 3 लाख रुपया दे रहे हैं मिस्टर ए को, वो उनके लिए कंसिडरेशन है। सो मिस्टर ए का गाड़ी इज एक्टिंग एज कंसिडरेशन फॉर मिस्टर बी का पेइंग हिम 3 लाख रुपीज। समझ आ रहा है? अब आप समझ लो, आपने मेरे को 5,000 रुपीज दिया, बोला सर लॉ पढ़ा दो, तो आपका 5,000 मुझे देना इज इन रिटर्न ऑफ मेरा लेक्चर आपको प्रोवाइड करना। मेरा प्रॉमिस और आपका प्रॉमिस आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्लीज चेक करिए अग्रीमेंट का डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन को लैटिन में क्विड प्रो को बोलते हैं, और इस कंसिडरेशन टॉपिक को सर आप छोटे में बता दो, नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कंसिडरेशन के ऊपर पूरा एक यूनिट है। हाँ जी भाई, तो आप लोग जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे आपका सिलेबस में कंसिडरेशन के ऊपर पूरा एक यूनिट बना हुआ है। हालांकि इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट बट इट स्टिल डिजर्व्स अनदर यूनिट। तो अगर आप अभी मेरे को बोलेंगे सर एकदम छोटे में एकदम मस्त तरीके से फटाफट बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा, दैट विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द टॉपिक। समझ में आ रहा है? काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन कंसिडरेशन का बेसिक मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्लियर हो गया? सो प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हो गया सर? किसका डेफिनेशन हुआ? अग्रीमेंट का।
अब सर ये भी बता दो प्रॉमिस क्या होता है। सर प्रॉमिस मतलब वादा। तो सर प्रॉमिस को हम लोग लीगल टर्म्स में कैसे हम लोग समझेंगे, बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, आपने सामने वाले को ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका वादा जो है वो एक कंप्लीटेड प्रॉमिस का रूप ले लेगा, है ना। अब मैं यहां पर एक छोटा सा डिस्क्रिपेंसी आपको समझाना चाहता हूं। मान लो मिस्टर ए ने ऑफर दिया, प्लीज विल यू बाय माई कार फॉर ₹1,00,000। उसने बोला मेरी गाड़ी खरीद लो 1,00,000 रुपए में। ये मिस्टर ए ने ऑफर दिया। जो पर्सन ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर या प्रॉमिसर, और सामने वाला जो ऑफर को रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी। क्लियर है इतना। लेकिन अगर ऑफरी ने इस पर्टिकुलर गाड़ी का जो ऑफर था इसको रिजेक्ट कर दिया, अगर ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया, इसको प्रॉमिस मंजूर नहीं है, तो उस केस में ना ये अग्रीमेंट बना ना ये प्रॉमिस कंप्लीट हुआ। क्लियर है। ये हमेशा के लिए ऑफरर और ऑफरी के स्टेटस में रह जाएंगे। लेकिन अगर इसने अपना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मान लो इसने ऑफर सुना और इसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है भाई अपना गाड़ी दे दो, मैं तुमको 1,00,000 रुपीस का पेमेंट कर देता हूं, द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड देन मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू अ प्रॉमिसर एंड मिस्टर बी बिकम्स द प्रॉमिसी। अब इसमें एक डिस्प्यूट आता है, सर ए तो शुरू से ही प्रॉमिसर है। हाँ बिल्कुल, ए शुरू से प्रॉमिसर है, प्रॉमिस उसने करने का ट्राई किया लेकिन उसने प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये प्रॉमिसी का स्टेटस गेन तभी करेगा जब मिस्टर बी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जब मिस्टर बी एक्सेप्ट करेगा तो ये प्रॉमिसी बनेगा, लेकिन मिस्टर ए शुरू से ऑफरर या प्रॉमिसर का पोजीशन में रहेगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया भाई। तो प्रॉमिस का फॉर्मूला क्या मिला, प्रपोजल प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। भाई प्रपोजल या ऑफर एक ही बात हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा उसको बोलेंगे प्रॉमिस। ये प्रॉमिस एंड एवरी अदर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये बनेगा अग्रीमेंट। अब एक बात बताओ, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको बोला बेटा क्लास 10 में 90% से ऊपर ले आओ, तुमको हम फोन दिलाएंगे। याद आ रहे अच्छे भले दिन, आपके पापा मम्मी ने आपको बोला बेटा 90% ले आओ बोर्ड एग्जाम में, हम आपको फोन दिलाएंगे। एकदम डन है। तो अब आपने बोला कि क्या बात है, अब आप 90% से ज्यादा ले आए, आप 93% ले आए क्लास 10 में कि सर अब तो फोन मिलेगा। आपने अपने लिए नहीं पढ़ा, फोन के लिए पढ़ा। अब आप मम्मी पापा के पास गए और बोला मुझे फोन दिलाओ। मम्मी पापा ने बोला नहीं बेटा फोन नहीं था इसीलिए 93% आया, अब तुम्हें फोन दिला देंगे तो आपका क्लास 12 में रिजल्ट और खराब हो जाएगा। अब तुम क्लास 12 में पहले परसेंटेज अच्छा लेके आओ, फिर हम तुम्हें फोन और लैपटॉप दोनों दिलाएंगे। आपने बोला यार ये तो गजब का अश्लील स्कैम है भाई, है कि नहीं, हमें ये सब मंजूर नहीं है। आप भड़क गए, आप सीधा ऑटो में बैठे फाइल बनाए और चले गए कोर्ट, और कोर्ट जाके बोलते मिलॉर्ड, जज साहब को बोलते मिलॉर्ड मेरे को अपने पापा मम्मी पे केस करना है। तो बोला क्या बात कर रहे हो यार, पहला बात तुम तो बेटा छोटे हो, माइनर हो, लेकिन क्या हो गया तुम्हारे साथ। बोला मेरे साथ धोखा हुआ है सर, धोखा, रोना आ रहा है। बोला क्या हो गया, बोलता है कि मेरे को बोला गया कि मेरे को 90% ज्यादा लाने से मेरे को ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, मेरे को केस करना है, मेरा प्रॉमिस ब्रेक हुआ है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन्होंने बोला बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था। तो आपने बोला फर्क क्या है, बोला अग्रीमेंट अगर सोशल नेचर का होता है, अगर सोशल घरेलू नेचर का होता है, सोशल नेचर का होता है। दोस्त ने बोला भाई आजा मेरे बर्थडे पार्टी पे खूब एंजॉय करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, है कि नहीं। अब आप चले गए बड़ा मेहनत करके, फ्लाइट का टिकट बुक करके दोस्त से मिलने, उसने बोला था बड़ा एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं किया आप, समझ में आ रहा है। तो अब आप केस कर सकते हो क्या दोस्त पे, फ्लाइट का टिकट का पैसा वापस करो, होटल का पैसा वापस करो, पूरा मेरा 50,000 रुपया बर्बाद हो गया, क्यों, मजा नहीं आया तुम्हारा शादी में, मजा नहीं आया तुम्हारा बर्थडे पार्टी में। नहीं, वो आप केस नहीं कर सकते बिकॉज इट वॉज अ सोशल अग्रीमेंट। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट हो जो सोशल है नेचर में, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं होता। मतलब वो दोनों एक दूसरे से डिमांड नहीं कर सकते परफॉर्मेंस। आप अपने फादर से डिमांड नहीं कर सकते फोन, और तुमको फोन देकर वो 90% भी डिमांड नहीं कर सकते। समझा कि नहीं सर, इसके पीछे का लॉजिक यही होता है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका एक टॉपिक पे, बट समझ जाओ कि आज अगर मैंने आपको वादा किया, सोशल नेचर का कोई वादा किया, और मैं नहीं चाहता कि आप उसको लीगली सीरियसली लो, और ना आप चाहते कि मैं उसको लीगली सीरियसली लूं। आप एक्साइटेड हो गए वो सुन के, आप चाहते हैं वो लीगली सीरियस हो, बट दोनों में से एक पार्टी का लीगल बेसिस नहीं बन रहा। अब आप ऐसा सोचो कि आपने 90% से ज्यादा स्कोर किया, पापा ने फोन नहीं दिया, तो मान लेते हैं हाँ तुम्हारा केस करना वैलिड कर दे, मान लो हाँ सर वैलिड कर दीजिए मेरा केस करना। तो अगर बापूजी ने फोन दे दिया, अगर आपके फादर ने आपको फोन दिला दिया, मदर ने अगर आपको फोन दिला दिया, तब तुम्हारा 90% नहीं आया,
तब वो फोन देकर फोर्स करवा सकते 90% दिलाओ, और तुम 90% नहीं लाए तो डैमेजेस क्लेम कर सकते तुमसे? नहीं ना सर। लॉ हैज टू वर्क बोथ वेज, कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू वर्क बोथ वेज। क्लैरिटी मिल रहा है? तो अगर बोथ वेज काम नहीं हो रहा तो एकदम सिंपल बात है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इट शुड बी एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ देखिए एक बार चेक करिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ में लिखा हुआ है इट शुड बी लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टी कोर्ट जा सकते हैं एक दूसरे पे केस करने के लिए, एंड कैन टेक रेफ्यूज और हेल्प ऑफ द कोर्ट। एकदम क्लियर है? सबसे ज्यादा टाइम मैं इसी डेफिनेशन में स्पेंड किया। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब बस आपको एक बात याद रखना है, आईसीएआई का अगर आप नोट्स ओपन करेंगे उधर में आपको 4 डिफरेंसेस मिलेंगे, चारों डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। सर लॉ के एग्जाम में डिफरेंसेस आता है क्या? यस सर बिल्कुल आता है, पूरी शिद्दत के साथ उसको पढ़ेंगे, 110% आने का चांसेस है। यही डेफिनेशन आएगा, यही डिफरेंस आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, बट कॉमन सेंस यही डिक्टेट करता है, अग्रीमेंट, नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। समझ में आ रहा है? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। समझा कि नहीं? तो इस तरीके का कुछ कुछ डिफरेंसेस आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सही अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इस तरीके का जो चीज है, इस तरीके का बेसिक डिफरेंसेस है, आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। यहां मैं नहीं पढ़ा रहा रिवीजन में, आप लोग एक बार बस गो थ्रू कर लेंगे, इट इज कॉमन सेंस। अब मैं स्टार्ट करूंगा सर एकदम बवाल टॉपिक, जिसका मतलब है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट कर रहा हूं सर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप चाहते हैं कि वो 100% वैलिड हो कोर्ट में, और मैं जाकर डैमेजेस क्लेम कर पाऊं या सामने वाले पार्टी को स्यू कर पाऊं, to make a contract valid between two parties or multiple parties, it needs to contain the very basic essentials. तो कहां पर लिखा हुआ है ये बेसिक एसेंशियल्स? अब आप नोटिस करेंगे कि सेक्शन 10 बोल के एक आप लोगों को सेक्शन मिला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको, एकदम मतलब 150% याद होना चाहिए। सेक्शन 10 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम ठीक है। तो सेक्शन 10 के अंडर में क्या कवर्ड है सर? 6 डिफरेंट पॉइंट्स कवर्ड है, एंड 6 डिफरेंट एसेंशियल्स कवर्ड है। तो 6 डिफरेंट एसेंशियल्स पे टिक मारेंगे। ये 6 का 6 सब याद होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है। समझ आ रहा है? याद नहीं करने का मन करा, मन क्या होता है, मूड क्या होता है? समझ आ रहा है? मूड नहीं होता भाई, सक्सेस में मूड नहीं होता। आपको करना है तो करना है, बस बात खत्म। इतना सोचना क्यों है, क्या करें क्यों करें? अब आप सोच रहे हैं हाँ वॉक पे जाएंगे, तो सोचते ही रह जाएंगे आप। समझ आ रहा है कि नहीं? सोचो, जब आपको कोई पसंद आती है या आता है तो पड़ जाते हो ना उसके पीछे, सोचते हो ज्यादा नहीं, मजा आ रहा है भाई तो बात करेंगे हम। अब समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे उतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा। एक्शन लेंगे ही नहीं तो सोचते रहिए, आंख बंद करके सपने देखते रहिए, आंख खुले भी सपने देखते रहिए, और कुछ होगा नहीं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 में देयर आर 6 पॉइंट्स, लेकिन ये 6 पॉइंट्स के अलावा हम लोग ये रियलाइज किए कि भाई हमारा जो लॉ है उसमें अगर मेरे को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मेरे को सेक्शन 10 तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 10 के अलावा लॉ में नहीं लिखा हुआ अलग से, बट कस्टम ऑफ ट्रेड बोले तो बनाते समझते पढ़ते इतना समझ में आ गया कि अपार्ट फ्रॉम दिस 6 पॉइंट्स देयर आर 5 more points to be studied which are not defined under any section in law, but along with these 6 points, ये 6 के साथ साथ आपको ये टोटल 5 भी फॉलो करना है। तो टोटल एग्जाम में कितना लिख के आएंगे सर? अगर सेक्शन 10 का क्वेश्चन आया तो 6 को अच्छे से लिख के आएंगे, अगर बस एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला तो ये 6 को अच्छे से लिख लेंगे, और ये 5 को भी लिख के आ जाएंगे एक एक सेंटेंस। समझ आ रहा है? तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 6 पॉइंट्स अंडर सेक्शन 10, 5 पॉइंट्स आउटसाइड सेक्शन 10 बट स्टिल एसेंशियल। समझ आ गया? तो टोटल 11 पॉइंट्स है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, टोटल 11 पॉइंट्स है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अग्रीमेंट। सर अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही बोलता है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कहां से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? तो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, बोले तो प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस एक्टिंग एज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फ्री कंसेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, अगर ए ने मिस्टर बी को बोला मेरा गाड़ी खरीदो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। ओ माय गॉड सर, कोअर्शन 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 सब पढ़ा हुआ होगा, अब तो रिवीजन कर रहे हैं, अब मैं कोअर्शन समझाने थोड़ी जाऊंगा डिटेल में, है कि नहीं? तो कोई भी इंडियन, अब आप समझ जाइए, इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी में या सीआरपीसी में अगर कोई भी आपको किसी टाइप का क्राइम कमिट कर दे रहा है, इफ देयर इज एनी क्राइम विच इज बीइंग कमिटेड,
मार देगा नहीं, मार दे रहा है, समझ में आ रहा है, पीट रहा है तुमको, क्राइम कमिट हो रहा है या थ्रेटन टू कमिट हो रहा है, मतलब धमकी दे रहा है कि ऐसा कर देंगे। तो धमकी देना अंडर आईपीसी, सीआरपीसी, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडियर के अंडर में या क्रिमिनल कोड के अंडर में अगर कोई आपको धमकी दे रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, या फिर सच में ऐसा हरकत कर दे रहा है जिससे आपको हर्ट हो रहा है, कोई क्राइम कर दे रहा है आपके ऊपर, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका कंसेंट उसने ऑब्टेन किया है थ्रू कोअर्शन। क्लियर हो गया? तो कोअर्शन लगा तो वैलिड एसेंशियल्स नहीं हुआ ना। हम लोग को बोला गया दोनों का अपना मन से, दोनों को अपना मन से अग्री करना है कॉन्ट्रैक्ट में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में आपस में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, एकदम फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये विलफुली उसके पास गया, इसने विलफुली अग्री किया। क्लियर हो गया? सारा ट्रांजैक्शन तो आप फ्री कंसेंट के साथ ही करते हो। अब किसी ने आके धमकी दे दिया तो कोअर्शन ये नहीं होना चाहिए, मतलब कोअर्स्ड अगर है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है कोर्ट जाकर उसको वॉइड करवा सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेम डिफरेंस कहां आ रहा है? कोअर्शन इज अ क्राइम, कोअर्शन इज अ प्रॉपर क्राइम। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द अदर हैंड इज कोई पोजीशन ऑफ पावर में है, somebody is in a position of power to dominate your will, आपके विल को, आपकी सोच को, आपके जो थॉट्स है उसको डोमिनेट या चेंज करने का उसके पास पावर है। फॉर एग्जाम्पल बाप बेटा, फादर सन का रिलेशनशिप जो है ना, मदर डॉटर, मदर सन का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है भाई, बापूजी ने बेटे का दिमाग ऐसा घुमाया अपने गेंस के लिए कि बेटा किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। इमोशनल अत्याचार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल बेटा बोलता है बाप को कि हम छत से कूद जाएंगे, मुझे बाइक दिलाओ, तो भाई बापूजी जाकर बाइक का शोरूम से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बाद में जाकर बोल सकता है कि भाई मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया गया था, मेरा बेटा जान दे देगा अपना, ऐसा धमकी दे रहा था, तो बाइक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है बिकॉज वो बेचारा है ना। लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा, बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर बेटे ने फादर को बोला, सन ने फादर को बोला मैं छत से कूद जाऊंगा, है ना, सन ने फादर को बोला मैं छत से कूद जाऊंगा तो मुझे बाइक दिलाओ, तो फादर चले गए बाइक का शोरूम और बाइक का शोरूम से एक बाइक खरीदे अपने नाम पर और बेटे को चलाने को दे दिया। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो फादर और बाइक शोरूम के बीच में हुआ ना, तो बाइक शोरूम वाली की कोई गलती है क्या? उसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर फादर ने ही लगाया होगा बाइक शोरूम पे, मान लो सन के पास कोई बाइक है और वो फादर पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाकर बेच रहा है, या फादर के पास कोई बाइक है जो सन को ही टोपी पहना के बेच रहा है, तब अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनेगा। मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ बोल दिया, मैं जाकर कुछ और कर लिया किसी और पार्टी के साथ, तो वो पार्टी की क्या गलती? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस दो पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उन्हीं के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस लगना चाहिए। क्लैरिटी मिल रहा है? आपने क्या सोचकर आईफोन खरीदा, इसमें आईफोन स्टोर वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन आईफोन स्टोर का मालिक तुम्हारा बापूजी है, और तुम्हारा बापूजी या तुम्हारा कोई चाचा है या फिर कोई तुम्हारा टीचर है, उसने आप पे ऐसा कोवर्शन लगाया कि अपना प्रोडक्ट आपको बेच दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में आने का आपको फ्री विल नहीं था। बाद में पता चला कि मुझे उल्लू बनाया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को एंटर करने का कोई जरूरत ही नहीं था, तब आप बोल सकते हो मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। क्लैरिटी मिल रहा है? तो दोनों पार्टी में से दो पार्टी जो है उसमें से एक दूसरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा रहा है, तब बोलेंगे फ्री कंसेंट नहीं था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है सर? पता था झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोला, एकदम ढीठ आदमी, पता है बाइक खराब है, झूठ बोल के बेचा, नहीं बाइक एकदम बढ़िया है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, झूठ बोला तुमने, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? समझाओ, समझो। फ्रॉड का मतलब है जानते हो गलत है, फ्रॉड का मतलब है आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो और फिर भी झूठ बोल रहे हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको लग रहा है आप सच बोल रहे हो लेकिन वो झूठ निकला। मेरे को नहीं पता था कि बाइक खराब है, जेन्युइनली नहीं पता था, तो मैं तो यही सोच रहा था कि बाइक ठीक है, तो मैंने भी आपको बोल दिया बाइक ठीक है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है? और मिस्टेक क्या है बाद में पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि सुनो ना, मेरे घर पे दो डॉग है, डॉग बेचने का भी बिजनेस होता है, मेरे घर पे दो कुत्ते हैं, दो डॉग्स है, और वो जो दो डॉग है एकदम प्योर ब्रीड के हैं, एकदम हाई फाई, एकदम इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोर्ट क्वालिटी इंपोर्ट क्वालिटी डॉग्स है, एकदम रेयर ब्रीड है। आप ले लो 50,000 रुपीज ईच, 1 लाख रुपीज का टोटल डॉग मैंने आपको बेच दिया, आपने बोला डन, 1 लाख रुपीज भेज दिया, घर गया
तो देखा दोनों के दोनों जो मेरे डॉग्स थे वो ऊपर जा चुके हैं। ओ माय गॉड सर, सैड, एकदम एक्सट्रीमली सैड, लेकिन क्या करे, तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, वो दोनों डॉग्स चल बसे। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया। जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा था डॉग बेचने के लिए, मुझे तो लगा था ना डॉग जिंदा है, अब वापिस आए तो पता चला डॉग तो जिंदा नहीं है। तो सामने वाले की कोई गलती है क्या उसमें? उसको तो 1 लाख रुपया वापस देना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। समझा कि नहीं समझा? कुछ कुछ चीज है, बस याद रखना। तो ये फ्री कंसेंट, ये सारा चीज से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट कब बोलेंगे? अंडर सेक्शन 10 कब मिलेगा? इसको लेकर पूरा चैप्टर भी है बाय द वे। हाँ, फ्री कंसेंट को लेकर स्ट्रेस मत लेना। तो फ्री कंसेंट जो है, ये जितना भी पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ये नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे फ्री कंसेंट है। द कॉन्ट्रैक्ट, द अग्रीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। क्लियर? और एक चीज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड कंसेंसस एड आइटम। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस एड आइटम? मैं गया आपकी फैक्ट्री में, मैं गया आपके शोरूम पे, और मैंने आपको बोला कि सर सुनिए, हमको जो है गाड़ी जो है, छोटी वाली जो गाड़ी है वो मेरे को दे दीजिए, 50,000 में देंगे तो बताइए। अब शोरूम का जो मालिक है, आप जो शोरूम के मालिक है, आपके पास 2-4 तो छोटी वाली गाड़ी थी, आपने कोई और ही छोटी गाड़ी का एजम्पशन ले लिया और सोचा कि वो सस्ती वाली गाड़ी को ही 50,000 बोल रहा होगा, वो ब्लू वाली गाड़ी का 50,000 बोल रहा था, आपने सोचा रेड वाली गाड़ी का वो 50,000 बोल रहा है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया। बाद में पता चला गाड़ी डिलीवर करते टाइम कि अरे भाई ये गाड़ी का कलर कैसे चेंज हो गया? बोला अरे भाई आप ही ने तो बोला ना ब्लू वाली गाड़ी। नहीं नहीं, हमने तो रेड वाली गाड़ी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इसका मतलब बोथ पीपल वर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस while they were signing the contract। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं था, अलग अलग सोच रहे थे, या तो आप डेट गलत सोच रहे थे, समझ में आ रहा है, या तो आप जो आइटम जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही गलत सोच रहे थे। किसी वजह से जेन्युइनली बोथ द पार्टीज हैव नॉट थॉट अबाउट द सेम थिंग। अगर सेम चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब कंसेंसस एड आइटम नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, देयर शुड बी कंसेंसस एड आइटम। इट इज लैटिन फॉर कंसेंसस एड आइटम का मतलब इट इज लैटिन फॉर सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो सेम सेंस में आपको वो चीज को लेना है। समझ में आ गया एकदम? चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गया। सबसे पहला क्या था? अग्रीमेंट। फिर क्या आ गया हमारे पास? फ्री कंसेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंपिटेंसी ऑफ पार्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपिटेंसी ऑफ पार्टी? बाय एनीबॉडी हु इज गोइंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, याद रखना है दे शुड बी 3 चीज का बॉक्स टिक, जो भी आ रहा है उसको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहला, दे शुड बी एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड होना चाहिए, माइनर नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए माइनर चलता है तो सर, अरे बाद में एक्सेप्शन पढ़ेंगे, अभी के लिए जब सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं आप एक्सेप्शंस नहीं दोगे, आप बोलोगे उसको 18 साल का होने का। क्लियर हो गया? सो एनी पर्सन हु हैज टर्न्ड 18 और अबव 18 18 प्लस दोनों चलेगा। ये हो गया 18 ईयर्स ओल्ड। दूसरा, साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल आदमी नहीं चलेगा। पागल का मतलब सर्टिफाइड पागल। ठीक है, तुम बोल दिए तुम पागल हो और कॉन्ट्रैक्ट से निकल गए, ऐसा नहीं होता। सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुम पगले हो। नेक्स्ट, डिसबार्ड बाय लॉ। डिसबार्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है भाई? बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ, बार्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? बार्ड बाय लॉ का मतलब होता है आपको लॉ ने रोक रखा है। मान लो आप कोई कॉन्विक्ट हो, कॉन्विक्ट बोले तो आप ऑलरेडी जेल में हो। अब जेल में बैठे बैठे आप नया नया बिजनेस, नया नया कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पे कुछ तो लिमिट होगा ना, कि आप अंदर बैठे बैठे भी हीरो बन सकते हो, नहीं ना। तो आपका किसी भी तरीके से सिग्नेचर ऑब्टेन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप एक फॉरेनर है, फॉरेन नेशनल है, बाहर से यहां आए हैं, आप ऐसी रैंडमली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। पता, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर कोई लॉ है जो आपको रोक रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से, तो उसको पत्ता दिया जाएगा पहले, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पत्ता दिया जाएगा। सो इफ you are being stopped from any law in India at the time being enforced to enter into a contract, you cannot enter into a contract। और अगर आप कर भी लिए तो आपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, क्योंकि आपको दूसरे लॉ के तहत ये साइन करना अलाउड ही नहीं था। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें कौन कौन आता है सर बार्ड बाय लॉ में? मैंने बोल दिया आपको। ऐसे ओवरऑल ऐसे एलियन एनिमी भी आ सकता है, कोई दुश्मन देश का आदमी है, मान लो हमारा कंट्री के साथ दूसरा कंट्री का वॉर चल रहा है, उसमें से कोई आदमी अभी बोला इसमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर भी किसी ने उस पर्टिकुलर सिटीजनशिप का या नेशनैलिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब बता दिया गया, क्विड प्रो को। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? लैटिन में हम लोग क्या पढ़े थे? क्विड प्रो को। सो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है
एक आदमी जो दूसरे आदमी को कंपेंसेट कर रहा है, दोनों तरफ से लीगल होना चाहिए। हाँ जी, ए ने बोला बी को कि मैं अपना गाड़ी तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे 5 लाख रुपीस का पेमेंट करो। गाड़ी देना लीगल, 5 लाख रुपया कैश देना भी लीगल, कैश या बैंक ट्रांसफर जो भी। अब आपने बोला मैं अपना गाड़ी आपको बेच रहा हूं, और उसने बोला कि भैया हम आपको 5 लाख रुपया वर्थ का आपको कोई ड्रग्स देना चाहते हैं। ड्रग्स बोले तो इलीगल ड्रग्स, समझ जाओ, तो इलीगल ड्रग्स देना चाहते हैं, कोकेन देना चाहते हैं, है कि नहीं? तो 5 लाख रुपए का कोकेन आप बदले में लेना चाह रहे हैं, तो आप जो गाड़ी दे रहे हैं वो तो लीगल था, लेकिन क्योंकि कंसिडरेशन इलीगल है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आप गाड़ी जो ऑब्जेक्ट जो दे रहे हैं, गाड़ी क्या है? गाड़ी बेचना वॉज द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ए को गाड़ी बेचना है। गाड़ी बेचना लीगल, तो बताइए लीगल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। ये कॉन्ट्रैक्ट बना है किस लिए? गाड़ी बेचने के लिए। सर ऑब्जेक्ट लीगल है कि नहीं? ऑब्जेक्ट तो लीगल है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू सेल अ कार। गाड़ी को बेचना लीगल है, तो उसके बदले में कोई कंसिडरेशन लेना भी लीगल होना चाहिए ना, लेकिन उसके बदले में जो ले रहे हो वो इलीगल है, तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। It's not a valid contract. So what you need to do, make sure object is also legal, consideration or the payment you are getting in return is also legal. एकदम क्लियर। 5 पॉइंट खत्म। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि बेटा गुजरात में दारू नहीं खरीद सकते, लाइसेंस चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया बिहार में अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते, तो आप वहां पर कितना भी एसेंशियल्स मीट करा लो, बिकॉज गवर्नमेंट हैज इंपोज्ड अ स्पेसिफिक बैन ऑन ऑल सच ट्रांजैक्शंस, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू बी वॉइड। इलीगल भी हो सकता है, पनिशेबल भी हो सकता है। क्यों ही साइन किया आपने कॉन्ट्रैक्ट पे? जब पता है कि हमारे स्टेट में ये अलाउड ही नहीं है, आपने साइन ही क्यों किया? समझ आया नहीं आया? तो बस आपको बस चेक करना है कि भाई कोई सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर पहले से ही गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो वो आप साइन कर ही नहीं सकते, वरना वो वैलिड होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा 6 पॉइंट कवर्ड अंडर सेक्शन 10। आ जाओ भाई, सेक्शन 10 के अलावा क्या क्या पॉइंट अवेलेबल है फटाफट देख लो। पहला लिखा हुआ 2 पार्टीज, मिनिमम कितना चाहिए? 2 पार्टीज। सर मैं और मेरी तन्हाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर, आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। सर मेरा कंपनी और मैं कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं क्या? मेरी कंपनी, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। मैं अपने कंपनी से सामान ले सकता हूं, रिलायंस अपने कंपनी से सामान ले सकता है, हाँ बिल्कुल ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने कंपनी पे केस भी कर सकता है वो, क्योंकि दो अलग अलग पार्टी है। गवर्नमेंट के नजर में तो ये कंपनी अलग एंटिटी है, तब चलेगा। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसे आप अकेले अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिनिमम कितना पार्टी चाहिए? 2। अब आप बोलेंगे सर 2 ही रहेगा ना हमेशा? नहीं नहीं, ऑलवेज 2 हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऑलवेज मिनिमम 2 लिखना चाहिए। 3 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी चैप्टर नंबर 7 8 जो भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या श्योरिटी आता है, 3 पार्टी रहता है, ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट बनता है, मतलब 1 2 3 लोग बैठेगा, एकदम लव ट्रायंगल बनेगा सर, मजा आ जाएगा। सही है? तो 3 पार्टीज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का नहीं है, सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो लीगल रिलेशनशिप मतलब कोर्ट चले जाएंगे अगर तुम ये काम नहीं किए तो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। सब कुछ कर लिए सर, लेकिन घर पे बैठे बैठे एक तो कोरा कागज पे मैंने बस कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वैलिड है क्या? नॉट वैलिड। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप घर बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ेगा। आई होप आप लोग स्टैम्प पेपर कभी ना कभी जीवन में देखें, अगर नहीं देखें तो मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूं एक स्टैम्प पेपर का एग्जाम्पल। ये लो, इस तरीके का पेपर अगर किसी ने देखा हो, ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए। 10-10 हजार का भी स्टैम्प पेपर आता है, 20-20 हजार का भी स्टैम्प पेपर आता है। तो सर ये स्टैम्प पेपर होता है, इसका मतलब आप एक पीस ऑफ पेपर का दाम 20 रुपया सर, हाँ हाँ हाँ, एक पीस ऑफ पेपर का दाम 10,000 रुपया भी हो सकता है। सर ये पीस ऑफ पेपर क्या है? गवर्नमेंट इशू करता है। दिस इज प्रूफ कि आपने गवर्नमेंट को उसका ड्यूटी दिया है, स्टैम्प ड्यूटी दिया है, इसीलिए इसको स्टैम्प पेपर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए कि आप आकर कोर्ट का प्रोटेक्शन ले पाएंगे फ्यूचर में, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक सर्टेन अमाउंट का ट्रांजैक्शन बना रहे, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, तो आप हमारे पास आइए और इतना मिनिमम का स्टैम्प वैल्यू खरीदिए। आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? है ना? तो कल का दिन डिस्प्यूट हुआ तो हम प्रोटेक्ट क्यों करें? करो जो करना है तुम लोग, कुछ इलीगल किया तो दोनों को जेल में डाल देंगे। बोला भाई ये तो गजब हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी चाहिए, यू नीड टू पे ऑल द टेक्निकल ड्यूटीज। देखिए यहां पर ऐसा स्टैम्प पेपर पहले पुराने जमाने में ऐसा चलता था।
समझा? जितना रुपया का स्टैंप बोला वो स्टैंप पेपर खरीदा और एडिशनल कुछ स्टैंप्स भी लगा दिया ताकि टोटल वैल्यू मैच हो जाए। मान लो गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपया, 100 रुपया का स्टैंप पेपर नहीं है तो 20 रुपए के ऊपर स्टैंप खरीद खरीद के अलग से लगा दिया। इधर वे स्टैंप एक्ट में कवर होना चाहिए। इस तरीके का स्टैंप पेपर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? पहले होता था, देख लो 5 आना 5 आना का स्टैंप। बताओ समझे कि नहीं समझे? स्टैंप एक्ट आज से नहीं है, बहुत पुराना एक्ट है। जो भी हो, तो आपको लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करना। अगर गवर्नमेंट ने बोला कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करके नोटराइज कराना है और आप नोटराइज कराना भूल गए, 5 साल के बाद डिस्प्यूट हुआ, 5 साल के बाद भी गवर्नमेंट आपका बात नहीं सुनेगा, बिकॉज आपने लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं किया था। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ू। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे वेग। सर वेग कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। सर व्हाट इज वेग कॉन्ट्रैक्ट? वेग कॉन्ट्रैक्ट इज आई प्रॉमिस, मिस्टर ए बोल रहा है आई प्रॉमिस टू सेल माई कार टू मिस्टर बी फॉर ₹2 लाख। हो गया, साइन डन। अरे कौन सा गाड़ी? गाड़ी का कलर तो बताओ, गाड़ी का मॉडल तो बताओ। ये 2 लाख रुपया कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस मोड से मिलेगा? कुछ भी नहीं लिखने का मन है, ऐसे कैसे चलेगा? कौन सा गाड़ी स्पेसिफाइड ही नहीं है। मिस्टर ए ने बोला, आईसीआई का मटेरियल में एग्जांपल है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भैया हमको ऑयल बेचना है। ठीक है, मिस्टर बी ने बोला हाँ ठीक है हम ऑयल खरीद लेंगे, 500 रुपया देंगे। अरे तो कौन सा ऑयल? सरसों का तेल, पेट्रोल, गैसोलीन, मतलब क्या? कौन सा ऑयल का बात हो रहा है? क्लैरिटी मिल रहा है? मस्टर्ड ऑयल है कि भाई वेजिटेबल ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, पाल्म ऑयल है? तुम बताओ तो सही ऑयल कौन सा है। नहीं सर ऑयल नहीं, हम लोग डिफाइन नहीं किए। तो क्या हुआ? जो तेल बेचते हैं वही बेचेंगे? नहीं चलेगा। आपको मीनिंग सर्टेनिटी के साथ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब मैंने आपको बोला बच्चों सब कोई 100 रुपया हमको गूगल पे करो और मैं खजाना निकाल के दूंगा और जब खजाना मिलेगा मैं तुम लोगों को उसमें से शेयर दूंगा। अब ये फालतू हुआ गया ना, मतलब ये बात ही फालतू है। क्या खजाना? कहां का खजाना है कि नहीं? मैं गायब होके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, इस धरती से गायब हो जाऊंगा, मार्स पे चला जाऊंगा बैठे बैठे। सर ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं? और आप लोगों का फेवरेट, सर चांद का टुकड़ा तोड़ के ले आओ हमारी चांदनी के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, दिख रहा है कॉमन सेंस से कि ये पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना एफर्ट लगा के भी, तो उस केस में ऑब्वियस सा बात है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, शुरू से ही वैलिडिटी खो देगा। क्लियर है? सो ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ जी भाई, समझ आ रहा है यहां तक? समझ आ रहा है तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है? मजा आता है, बस मजा आता है। हमको पता है हम गंदा नहीं पढ़ा रहे, तुम बोल दोगे तो हमको ऐसा लगेगा कि वाह तुम्हारा अप्रूवल के लिए तो हम पैदा हुए थे। माय गॉड, टू लव। नेक्स्ट आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हाँ जी भाई, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे। ये लो भाई, तो हमारे पास 3 सेपरेट हेडिंग है। पहला हेडिंग हम लोगों को बोलता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, वैलिडिटी का बेसिस पे बताइए, वैलिडिटी का बेसिस पे बताइए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता देते हैं, वैलिडिटी का बेसिस पे वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सारा का सारा एसेंशियल्स बोले तो कितना एसेंशियल्स? 11 एसेंशियल्स, 6 सेक्शन 10 का, 5 उसके बाहर का, सारा का सारा एसेंशियल में 2 है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोले तो अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, तुम कोर्ट में जाकर उस पर गंदा वाला केस कर सकते हो, गंदा वाला डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? आगे देखते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो अग्रीमेंट है लेकिन मतलब वो अग्रीमेंट को आप एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो लॉ से, तो इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड? 2 तरीका है, 2 तरीके से वॉइड हो सकता है। या तो गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन दे दिया, या तो गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बढ़िया एकदम दारू पी रहे, ठीक है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हम लोग बढ़िया से बैठ के अपना डेली दारू खरीदना बेचना, हम लोग का बिजनेस ही यही है, चल रहा है। अचानक से देखा न्यूज़पेपर में, ओ माय गॉड, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोई भी डिफरेंट स्टेट में हम लोग देख रहे हैं, और बाप रे अल्कोहल बैन हो गया। इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में अब मैं अल्कोहल में ट्रेड नहीं कर सकता। तो जितना भी मेरा अल्कोहल का कॉन्ट्रैक्ट है सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वॉइड। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। समझा? और दूसरा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे होगा सर? ए ने बोला बी को तुम आओ और मेरी शादी में नाचो। उसने बोला तुम आओ और मेरी शादी में नाचो, सही है, शादी में नाचो। मिस्टर बी ने बोला ठीक है हम नाच देंगे।
अब शादी था मान लो तुम्हारा 15 दिसंबर को, और 15 दिसंबर 14 दिसंबर को मिस्टर बी मर गए, मिस्टर बी मर गए, मिस्टर बी मर गए। ओ माई गॉड, ये तो ऊपर चले गए। अब मिस्टर बी अगर मर गए 14 को, 15 को परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे। अब तुमको आ गया गुस्सा, तुमको खबर नहीं मिला, और 15 को तुम वेट कर रहे हो, अरे आ रहा आ रहा अभी नाचेगा अभी नाचेगा अभी नाचेगा। 15 तारीख का रात बीत गया, तुम्हारा मजाक उड़ गया। 16 तारीख को तुमको गुस्सा आया, तुम पहुंच गए मिस्टर बी के यहां पिटाई करने, बोला अरे पीटने लायक तो रहा ही नहीं है, ये तो चल बसा। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो, कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? नो सर। हाँ, जितना पैसा उसको दिए थे वो रिकवर हो जाएगा उसका नेक्स्ट ऑफ किन से, आप उसका जो इनहेरिट करने वाला प्रॉपर्टी उससे आप वो रिकवर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दैट इज इट, उसका लीगल एड से वो पैसा रिकवर हो सकता है बस। अब आप क्या, आप जानबूझ के बोलते नहीं नहीं नाचना तो पड़ेगा इस, अरे कैसे नाचेगा रे? दैट परफॉर्मेंस, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ वॉइड। व्हाई? बिकॉज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ही कैन नॉट परफॉर्म, ही इज डेड। या मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे शादी तक आते आते एक्सीडेंट इतना गंदा हो गया कि वो बेहोश हो गया और वो नाच नहीं पाएगा, तो भाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ना। कुछ गड़बड़ है ना स्पेलिंग में, इम्पॉसिबिलिटी हो गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग और एक नाम देते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया सब ठीक था, आगे भी ठीक था, अचानक से इस डेट के बाद मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये इम्पॉसिबल बाद में जाके हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंटली इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर मी टू परफॉर्म द प्रॉमिस दैट आई गिव। हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टी, इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, समझ में आ गया। तो सर दो वजह से कॉन्ट्रैक्ट अचानक से वॉइड हो सकता है, तो शुरू से वॉइड था क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, या गवर्नमेंट ने अचानक से बैन कर दिया, तो इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में आएगा कि भाई अब हम कैसे दारू कैसे डिलीवर करें। शुरू से या तो बैन है और तुम फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है, क्योंकि भाई बनाना ही नहीं चाहिए था और गवर्नमेंट को पता चला पनिशमेंट अलग देगा। सेकेंड इज, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है और गवर्नमेंट ने बैन करा दिया अचानक से, तो अब परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर सामने वाला पार्टी मर गया, सामने वाला पार्टी को इंजरी हो गया, ऐसा इंजरी हुआ कि वो काम नहीं कर पा रहा तुम्हारा, उस केस में तुम स्यू नहीं कर सकते उसको, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड पड़ा, वॉइड पड़ा, अब आ गया वॉइडेबल। सर वॉइडेबल क्या होता है सर? वैलिड और वॉइड के बीच में। ओ माय गॉड सर, वैलिड और वॉइड के बीच में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब तक मैं उसको वॉइड ना कराऊं वो वैलिड है, जब तक मैं उसको वॉइड ना कराऊं वो वैलिड है। अरे बाप रे, तो सर ये कौन है, ये ऐसा कौन आदमी है जो चाहे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है और उसको 1 रुपया का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा? मैं बताता हूं, इस पार्टी को बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ है, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ है, तो सर आप कहलाएंगे अग्रीव्ड पार्टी। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इसमें से अगर एक भी चीज आपके साथ हुआ है तो आप अग्रीव्ड पार्टी कहलाएंगे। अगर आपके साथ हुआ है, आपने किया है तो नहीं, आपने किया है तो आप चोर कहलाएंगे, बदमाश। तो बदमाश आदमी खुद कोर्ट नहीं जा सकता। समझ में आ गया कि अरे हमको बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, हमने ऐसा किया। जब तक सामने वाला को इफेक्ट नहीं हो रहा, तुम नहीं जा सकते सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए, खुद जाकर अरे मुझे जेल में डाल दो, ऐसा नहीं चलता, प्रूफ चाहिए। तो अब आप बताइए, सोच अब आप ऐसा सोचिए कि एक आदमी है, उसके साथ ये चारों में से कुछ हुआ, मान लो चारों हो गया, ओ माय गॉड। तो उस केस में ये जो आदमी है, ये कोर्ट जाकर अपना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सब कुछ ठीक लग रहा था उसको वॉइड करा सकता है। एग्जांपल दे दो सर, एक मजा आ जाए। मान लो एक इंसान ने आपसे आपका गाड़ी खरीद लिया 10 रुपए में। एक आदमी आया, उसने आपको चाकू दिखाया, बंदूक दिखाया और 10 रुपए में अपना गाड़ी खरीद के तुम्हारा लेके चला गया। तुम्हारा गाड़ी इसके पास है और तुमको मिला 10 रुपया। अब तुम 3-4 दिन तो घर पे बैठे हो, डर से, डर लग रहा है, ओ माय गॉड सर हम इसके खिलाफ कुछ बोल देंगे तो मार देगा, तो गुंडा है ना, दिस पर्सन विल किल मी। लेकिन मान लो कि आपको मिला सिर्फ 10 रुपया। अब आपने हिम्मत जुटाया, बोला यार गाड़ी तो मेरा लाखों का था, 10 रुपया में ले गया ये आदमी, है ना, 10 रुपया दे के भी गया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पढ़ाई किया, लेकिन पूरा पढ़ाई नहीं किया था, तुम्हारे जितना पढ़ाई नहीं किया था वो, है ना। तो वो आया, अब तुम कोर्ट चले गए, कोर्ट जाकर बोले मिलॉर्ड मेरे को मेरा गाड़ी वापस चाहिए। क्यों? ये आदमी मेरा गाड़ी लिया है 10 रुपए में। मिलॉर्ड बोला 10 रुपया में गाड़ी जीवन में कभी नहीं देखे बिकते हुए, है कि नहीं। लाख रुपया में भी अगर है तो गाड़ी देख के बोला ये तो 10 लाख का गाड़ी लग रहा है, 1 लाख में लेके कैसे गया? सर इसने कोअर्शन अप्लाई किया। सही है, तो मिस्टर भी अपना केस बनाएगा। अगर मिलॉर्ड को सही लगा, अगर जज साहब को सही लगा, अगर तुम्हारा लॉयर अच्छा रहा,
तो तुमको तुम्हारा गाड़ी वापस मिल जाएगा और तुमको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली तुम अपना डैमेजेस क्लेम कर सकते हो किसी भी टाइप का हुआ हो तो। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आप कंप्लेन करने नहीं जाते कंप्लेन करने, जाते ही नहीं, कोर्ट गए ही नहीं कंप्लेन करने, तो जज साहब को सपना आएगा क्या कि तुमने अपना गाड़ी बेचा और वो गलत हुआ है तुम्हारे साथ? अरे कंप्लेन नहीं करोगे तो वैलिड हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लेन किए तो वैलिड को वॉइड बना सकते हैं। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इट मींस वन पार्टी हैज द पावर टू मेक इट वॉइड, और वो वन पार्टी कौन है? एग्रीव्ड पार्टी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फटाफट रीड करो। एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज दैट डू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। बोले तो एक पार्टी केस कर सकता है, दूसरा पार्टी केस नहीं कर सकता है। एक ही पार्टी के पास राइट है, कौन सा पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन लगा है। मिस्टेक को नहीं डाला गया यहां पर, मिस्टेक को नहीं डाला गया बिकॉज मिस्टेक इज वॉइड, मिस्टेक इज नॉट वॉइडेबल। मिस्टेक शुरू से वॉइड होता है, वॉइडेबल स्टेट में नहीं होता। मिस्टेक गलती होता है ना भाई। अरे मेरे को पता ही नहीं था कुत्ता मर गया, याद है एग्जाम्पल अभी बोला, पता ही नहीं था कुत्ता मर चुका है। पता होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाता ही नहीं ना, वो तो जेन्युइन मिस्टेक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें आप थोड़ी ना बोलोगे कि मैं अग्रीव्ड पार्टी हूं। अग्रीव्ड पार्टी आप भी नहीं, हम भी नहीं है, हम आपको आपका पैसा वापस दे रहे हैं। नेक्स्ट, वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला आओ मेरी शादी में नाचो, मैंने आपको बोला आओ मेरी शादी में नाचो। अब आप जब आए तो मैंने किसी और को बोला आप नाच लो, आप बैठ जाओ, तो आपको गुस्सा आ गया। आपने बोला यार आपने बोला है मेरे को परफॉर्म करने, मैं सारा काम धंधा छोड़ के आया हूं परफॉर्म करने के लिए, मेरे को तो पैसा चाहिए, मैं परफॉर्म कर दूंगा। आपने बोला अरे बेटा आपको मतलब नहीं करना पड़ेगा परफॉर्म ना, तो आप बोल रहे हो पैसा दो, आप बोल रहे हो पैसा दो मेरे को मेरा पैसा चाहिए, हम तो नाचने वाला था, हम नहीं तो कहीं और जाके नाच लेता ना। तो जो पार्टी आपको प्रिवेंट कर रहा है परफॉर्म करने से, आप बन गए अग्रीव्ड पार्टी। मान लो एक ही शादी में बी नाचने वाला था, एन फॉर नाचने वाला, बी नाचने वाला था, लेकिन ए ने उसको रोक दिया, बोला भाई मत नाच, है ना, दादाजी गुस्सा करेंगे। बोला दादाजी गुस्सा करेंगे? बोला उन्होंने नाचने मना किया है। बोला दादाजी गुस्सा करेंगे उससे मेरे को क्या, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए भाई आज का। बोला अरे भाई जब नाच ही नहीं रहा तो 50,000 किस बात का चाहिए। बोला भाई तो हम कहीं और बुकिंग लेते ना, तुम्हारे यहां आए, 50,000 रुपया आज मेरा बनता है। समझा कि नहीं समझा? अब ये अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है और ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स कर सकता है। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग रिवाइज करते टाइम। ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, बोलता है आ जाओ घर जा रहे हैं, ठीक है वॉइड हो गया। लेकिन ये चाहे तो बोल सकता है कि नहीं हम परफॉर्म करेंगे, और वो बोल रहा नहीं परफॉर्म नहीं करने देंगे। बोले ठीक है हम बैठे यहां पे, लेकिन हम 50,000 रुपया लेके जाएंगे, और वो 50,000 क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टाइम बाउंड परफॉर्मेंस नॉट परफॉर्म्ड इन टाइम। अगर मैंने आपको बोला था कि आप 15 दिसंबर तक कुछ काम करो, आई टोल्ड यू टू डू इट विद इन 15 दिसंबर, यू डिड नॉट डू इट टिल 15 दिसंबर। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम हाँ सर आपका गाड़ी डिलीवर हो जाएगा 15 दिसंबर को, हाँ सर आपका केक डिलीवर हो जाएगा 15 दिसंबर को, हाँ सर सब काम हो जाएगा। और जब 15 दिसंबर हो गया तो तुम फोन करके बोलता है सर 3 दिन और लगेगा। तो मैंने बोला भैया मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना। उसने बोला अरे सर बट खर्चा हो गया सर, 3 दिन डिलीवरी लग रहा है। आप बोलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने बोला था, आपने हमें पहले बोला नहीं। तुम 15 तारीख को बेटा फोन करके बोल रहे हो और 3 दिन लगेगा, नहीं चलेगा, हमको मंजूर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो वैलिड है, कैंसिलेशन वैलिड है, क्योंकि सर आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, आपको आज ही डिलीवरी चाहिए था, प्रोवाइडेड टाइम वॉज ऑफ एसेंस, टाइम एसेंस का होना चाहिए, टाइम इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। ऐसे ही बस चुल था आपको, इसीलिए 15 तारीख का डेट दे दिए, ऐसे नहीं चलेगा। अब मान लो बर्थडे था भाई 15 का नाइट, तो केक चाहिए ही चाहिए आज। अब बर्थडे खत्म हो गया, 2 दिन बाद केक लेके हम क्या करेंगे? टाइम इज इंपॉर्टेंट ना केक वाला इंडस्ट्री में। तो भैया समझ जाओ, जहां पर टाइम बाउंड परफॉर्मेंस है और टाइम आपने मेंटेन नहीं किया, अगला पार्टी बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो भाई, सिमिलरली मैंने यहां पर बोल दिया वॉइड और वॉइडेबल का बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, आईसीआई का मटेरियल में पेज नंबर भी लिखा हुआ है, प्लीज उसको रेफर करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे, इजीली समझ में आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉइड ऐसा होता है जो शुरू से वॉइड है। बोले तो वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब क्या ये भी बता दो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है इट इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, जिस डेट से कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन से ही वॉइड है। और वॉइडेबल का मतलब वैलिड है जब तक एग्रीव्ड पार्टी उसको वॉइड नहीं कर देता। और सर अगर एग्रीव्ड पार्टी उसको वॉइड नहीं किया तो वो वैलिड ही रहेगा जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 10 साल बाद जाकर वॉइड करा सकते हैं? नो सर, रीजनेबल टाइम के अंदर जाना पड़ेगा। ओके सर, आगे बढ़े सर। ओ माय गॉड, आ जाओ नेक्स्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ जी भाई, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं?
भाई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है ना कि सर आप जब बना रहे होते हैं तो सही लगता है और अचानक से वो वॉइड हो जाता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिए तो आपके लिए ये इलीगल होगा, ये पनिशेबल होगा। तो अगर कोई चीज का, मान लो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है, बस बैंड है, वो चीज आपको करना नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं है। तो अगर आपको बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, अगर आपको बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, दैट इज वाइड। लेकिन अगर आप बना लिया और आप जेल चले जाओगे, आप पे बहुत हेफ्टी पेनल्टी लगेगा, पनिशमेंट है, तब इलीगल है। देख लो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड। ऑब्वियस सा बात है, इलीगल अग्रीमेंट है, पनिशेबल है। देखिए, वॉइड प्लस पनिशेबल, ऐसा फॉर्मूला बना लो, इसको बोलते हैं इलीगल। बस इतना अगर आपको याद है, आपका काम हो जाएगा। पनिशेबल ऑफेंस है। अनकनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो बिकम अनएनफोर्सेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो अगर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ए का बी के साथ, इन दोनों का आपस में बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, पता चला ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, वॉइड। गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन निकाला और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। अब ड्यू टू दिस अग्रीमेंट, अगर सी के साथ कोई अग्रीमेंट है, डी के साथ कोई अग्रीमेंट है, कोई अगर पैरेलल अग्रीमेंट्स है जो ऑलरेडी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये वैलिड रहेगा। ये लोग अपना कंपेंसेशन सीख कर सकते हैं, ये लोग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इलीगल अग्रीमेंट है, अगर इलीगल अग्रीमेंट है, उस केस में इनका जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब ये बिजनेस का अगर मान लो इलीगल अग्रीमेंट है ए और बी के बीच में, तो डी और सी के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगा, जेड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ए और बी का, वो भी अल्टीमेटली वॉइड कर दिया जाएगा। उसका भी कोई लीगल बेसिस नहीं रहेगा। देख लीजिए, दे बिकम अनएनफोर्सेबल। चेक कर लो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा माइनर फर्क है, बस वो पनिशेबल है। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर पता चलता है कि इलीगल था, आप लॉ के खिलाफ गए हैं, तो जितने भी कनेक्टेड पार्टीज है, जो लोग कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करके रखे आपके बिजनेस के तहत, उस केस में उन लोगों का सारा कॉन्ट्रैक्ट भी अनएनफोर्सेबल हो जाएगा ऑन अ टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, और अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या, ये ठीक उसके बाद लिखा हुआ है, सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच वुड हैव बीन वैलिड, मतलब टोटली हो सकता है उसमें सारे गुण हो, सर उसमें कोई कमी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर तरीके से ओके है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। और वो छोटा सा प्रॉब्लम क्या है सर, कि भाई मान लो आपको स्टैम्प पेपर लगाना था 50 रुपीज का, आपने लगाया 20 रुपीज का, उसके चलते आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है अब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब आपने अग्रीमेंट ठीक किया, अग्रीमेंट को बना देते अगर आप 50 रुपए का स्टैम्प पेपर में, 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर में, इट वुड हैव बीन वैलिड, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, कहीं पे आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, 20 रुपए का स्टैम्प पेपर पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। समझा? क्योंकि आपने गवर्नमेंट के टेक्निकल फॉर्मेलिटीज को ही पूरा नहीं किया। समझा कि नहीं? ये तो वही बात हो गया कि अब मैंने बोला था कि गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में इसका एक जेरोक्स कॉपी सबमिट कर देना, लेकिन आप सबमिट ही करना भूल गए। तो मतलब कभी आपका वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं किया, भले ही आप बिजनेस 4 साल से कर रहे हो। अब झगड़ा हो गया आपके बीच में, अब आप आए, मैंने बोला भैया 4 साल से आप जो कर रहे हैं उसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसने बोला क्या बात कर रहे हैं? बोलते हाँ आपको बोला गया था ना कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे एक जेरोक्स कॉपी इस डिपार्टमेंट में देना, आपने दिया? बोलते नहीं सर वो तो हम भूल गए, अभी दे देते हैं। बोलते अभी देने से क्या होगा, वो तो उस टाइम देना था। तो अभी के लिए आप जो भी झगड़ा कर रहे हैं आपस में, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज नेवर फाउंड, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आप दोनों के बीच में, आप दोनों अननोन पार्टीज है। जा समझा कि नहीं? लॉ इज कॉम्प्लेक्स बट इट इज क्यूट, इट इज वेरी वेरी क्यूट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी समझ गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसके आगे देख लो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसके आगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मजा ही आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फटाफट देख लो, पहला क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? अरे बोलो ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताओ जल्दी जल्दी। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर, अगर ए ने बी को बोला, अगर ए ने बी को बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सप्रेशन है कि भैया हमने एक्सप्रेस किया है, हमने कोई हरकत नहीं किया, हमने जाकर पूछा, अपने जबान से पूछा या लिख के पूछा, तो हम लोग बोलेंगे हमने एक्सप्रेस किया कि नहीं किया, इसीलिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? देयर वाज एन एक्सप्रेशन दैट आई वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कैसे करूं मैं? ओ माय गॉड, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये मैं एक्सप्रेस कैसे करूं मेरे यहां से तुम्हारे वहां तक? एकदम सिंपल है, या तो कह दो कुछ, अगर कह दिया तो ओरल या वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने नहीं कहा और मैंने खत भेजा लिख के तो उसको बोलेंगे रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ओहो रोमांटिक, समझे?
चलो, तो यहां पर देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में पहला लिखा हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ओरल भी चलेगा और हमारे पास वर्बल भी चलेगा, ठीक है, और ओरल वर्बल एक ही हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास रिटन। तो ये दोनों मोड से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते दिस परफेक्टली फाइन। सो अगर ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरा गाड़ी लोगे, उसने बोला हाँ 5 लाख रुपया में मैं तुम्हारा गाड़ी खरीद लूंगा, तो सर ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बना एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन सर आज की दुनिया में वर्बल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। हाँ है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं तो वो भी एक अच्छा बेसिस है। लेकिन सर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लगाकर, मैं समझ गया, इससे अच्छा रिटर्न ही कर लो। तो 99.99% टाइम्स अगर कोई पूछेगा 100% टाइम अपना तुम ओपिनियन देना कि भैया रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करो, समझे, सीए बन जाओगे, ऑब्वियस बात है, सब काम लिखा पढ़ी में होगा ना। यू वुड वांट एवरीथिंग टू बी डॉक्यूमेंटेड, व्हाई वुड यू वांट टू गो विद अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सो रिस्की, बट वैलिड है, लॉ की नजर में वैलिड है। ओकी डोकी आलू लोकी, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सोच 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 भाई, तो मैंने 100 बार बताया फिर भी बता दे रहा हूं। आप आराम से खड़े भाई रोड पे, है कि नहीं, बस का वेट कर रहे, बस का, ऑटो का वेट कर रहे, ऑटो का, टैक्सी का वेट कर रहे, टैक्सी का, जो भी आप लोग बुलाते हैं अपने रिस्पेक्टिव सिटी में उसका, ठीक है, कैब, उबर, व्हाटएवर, आप वेट कर रहे, सही है। अब वो जो ऑटो चलता है, वो जो रेगुलर रूट पे जो बस चलता है, उसका रूट फिक्स्ड है। तो वो बस जैसे ही रुका, आपने बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, बिना कोई रेट कंफर्म किए आप बस में चढ़ गए। उसने बोला ए चलेगा, चलो 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 चलो, तुम बोला चलो नहीं, बस आया रोड पे, तुम वहां खड़े थे, वेल्ले बैठे थे, बस वाला आया, कंडक्टर आया, ए चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, तुम टेंशन में आ गए, ओ माय गॉड क्या करना है भाई, चल 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 चल, छूट ना जाए, फोमो हो गया तुमको, तुम भी बस में चढ़ गए भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, जो होगा देखा जाएगा, तो चलना ही पड़ेगा भाई, इतना स्ट्रेस में बोला है हमारा भाई, चढ़ गए बस में। अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तुम उतर ही नहीं रहे हो। लास्ट में तुमसे पूछा किधर जाना है, तुमने बोला, आपने बोला चल 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 चल, तो हम चल दिए। आप कहां लेके जा रहे हैं, बोलता है लास्ट स्टॉप ये, आपने बोला ठीक है, फिर आप बैठे रह गए, लास्ट स्टॉप आ गया, बोला उतरो, उतर गए, उतर के बोलते हो भैया थैंक यू, क्यों, घुमाने के लिए, बोलते घुमाने के लिए थैंक यू, पैसा दो, बोलते पैसा, आपने बोला चलो 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 चलो, हम चल दिए, पैसा किस बात का मांग रहे हैं आप। तो काफी स्टूपिड सा चीज है कि भाई अगर आप बस में चढ़ रहे हैं, अगर आप ऑटो में चढ़ रहे हैं, अगर आप कैब में चढ़ रहे हैं, तो इंप्लाइड है कि भाई आपको जाना ही पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, अगर आप चढ़ रहे हैं तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। सुबह सुबह अगर आप ऑटो में जाओ, कैलकाटा का बात बता रहा हूं, है ना, तो ऐसे सुबह सुबह जाते थे, स्कूल जा रहे मान लो, या फिर कॉलेज जा रहे, जहीं भी जा रहे, ऐसे बस हम फुट पे खड़े, वॉक करते करते आ रहे, दूर से ऑटो वाले ने देख लिया, ऑटो, अगर किसी को ऑटो नहीं समझ में आ रहा तो ट्राईसाइकिल जैसा देख, 3 चक्का वाला पूरा, ठीक है, तो वो ऐसे खड़ा रहेगा, उसका ड्राइवर देखेगा मेरे को गंदी नजर से और पूछेगा, तो हम बोलते थे मतलब कंफर्म करना पड़ता है ना भाई, बैठो मतलब चलना है, तो वो बैठो है चलना है, अगर तुम सच में बैठ गए तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा। अब ना तुमने कुछ कहा ना उसने कुछ पूछा, इशारों इशारों में बात हो गया, तो आप बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का हुआ। ओ माय गॉड सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय हरकत। सर एग्जाम में लिख के कॉन्ट्रैक्ट बाय हरकत इज नॉट, नो बेबी, आप क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्शन, कंडक्ट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी, ठीक है, थोड़ा लाज रखेंगे, शर्म रखेंगे, हमारे जैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बाय एक्शन, कंडक्ट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में वन ऑफ द वर्जन्स, वन ऑफ द वैराइटीज ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। अभी टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर ये एक्शन, कंडक्ट, कोर्स ऑफ डीलिंग्स, ये तो बहुत सारा वैरायटी है जिसके थ्रू आप, अरे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का और एक एग्जांपल, रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर कर लिए, है कि नहीं, खाना खाने के बाद बोले थैंक यू बोला पैसा दीजिए, पैसा नहीं है भाई, पैसा का तो बात नहीं हुआ, तुम तो बोले क्या खाना है, मैंने बोला चाउमीन खाना है, तुमने खिला दिया, हो गया बात खत्म, दोस्ती यारी भाईचारा, बोला ऐसे नहीं होता, पैसा देना पड़ेगा, समझा कि नहीं। ये एक्शन था, एक्शन, कंडक्ट, कोर्स ऑफ डीलिंग्स में से हाईलाइट किया हुआ है। खाली अगर हम लोग कंडक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं और सामने, मतलब अगर हम लोग सिर्फ कोई कंडक्ट से जा रहे हैं, आप ऐसा बस याद रखिएगा, अगर हम लोग सिर्फ कोई कंडक्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, मतलब इट इज इंप्लाइड इन नेचर की वो कॉन्ट्रैक्ट है, और सामने वाले से कोई डबल कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है। मान लो आप एटीएम गए, एटीएम से आपने पैसा निकाला, तो बैंक वाले को कोई और कंफर्मेशन देने का जरूरत नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। उसी तरीके से मान लो और एक एग्जांपल दिया, फॉल ऑफ हैमर एट ऑक्शन,
तो भाई नीलामी होता है, नीलामी, गुड्स बिक रहे हैं, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, फाइनल बिड पे फॉल ऑफ हैमर हो गया कि भाई सोल्ड, तो इट हैज बीन सोल्ड, इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ? बोलते कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मैंने हथौड़ा को पटका ना, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बोला ऐसे कैसे हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हथौड़ा तो कोई भी पटक सकता है। बोला भाई देख कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक ऑक्शन में, अगर ऑक्शनियर एक बार फॉल ऑफ हैमर कर दिया तो ये भाई नॉर्मल डीलिंग है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्शन। बोला अच्छा, उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड। क्लियर है? बाय कंडक्ट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है उसको बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक वेरिएशन है, कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं सर, अगर एक क्वेश्चन आ गया सर, अगर एक क्वेश्चन आ गया सर कैश विड्रॉल एट एटीएम, तो अगर मैं इंप्लाइड लिख के आ गया आंसर, मार्क्स कटेगा? मार्क्स कटना नहीं चाहिए, आधा तो मिल ही जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना टेसिट तो पूरा का पूरा 1 मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ओ माय गॉड सर इस पे तो पूरा पूरा चैप्टर है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में तो पूरा पूरा यूनिट है। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। इट इज मेड बाय लॉ अंडर सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब अरे सुनो ना, देखो ना, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, तो इसने उससे पूछा ओ माय गॉड विल यू मैरी मी, अरे थोड़ा रोमांटिक हो लेते हैं, तो इन्होंने इससे पूछा विल यू मैरी मी, ए ने पूछा विल यू मैरी मी ऑफरर, बी ने बोला यस आई विल मैरी, ओ माय गॉड इसने बोला हाँ। तो आप बताइए, एक इंसान यहां पर बैठा है, एक इंसान, दूसरा इंसान यहां पर बैठा है ना, इसको लड़की बना देते हैं, इसको लड़का बना देते हैं। तो अब आप ऐसा इमेजिन करिए, एक ऑफरर है और एक ऑफरी है, हमको अपना डायग्राम पे हंसी आ रहा है 1 मिनट के लिए, ठीक है, जो भी, तो एक ऑफरर है और एक ऑफरी है ना भाई। अभी जो ऑफरर और ऑफरी है, यहां पर 2 पार्टी इन्वॉल्व है, चेक करिए यहां पर 2 पार्टी इन्वॉल्व है, और ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हैं। इसने बोला गाड़ी ले लो, इसने बोला ठीक है 5 लाख रुपए में हम गाड़ी ले लेंगे, 5 लाख का पेमेंट कर देंगे। तो मिस्टर ए इज पुटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन बी, बी इज पुटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ए, कि भैया तुम गाड़ी दो, तुम पैसा दो, समझ आ गया। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि मिस्टर ए ने कुछ ऐसा कंडक्ट कर दिया, मिस्टर ए ने ऐसा कुछ कंडक्ट कर दिया जिसके कारण कोई और पार्टी नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने तुम्हें फोर्स कर दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में जा चुके हो किसी के साथ। आपने बोला वेट व्हाट, मैं बताता हूं। तो आप ऐसा सोचिए, आप रास्ते पे जा रहा था, बेल मुड़ी का जो भी, तो अगर आप रास्ते पे जा रहे, मुड़ी खा रहे, ठीक है, हम मुड़ी ही खा रहे थे भाई, देखो हम मजाक नहीं कर रहे, हम लिटरली मुड़ी खा रहे थे, इसलिए मेरा मूड बन गया। तो अब आप ऐसा सोचिए कि आप भाई रास्ते में जा रहे हैं, मुड़ी खा रहे, ठीक है, अब मुड़ी खा रहे, एकदम चिल कर रहे, भेल मुड़ी खा रहे, ठीक है, अचानक से आपको दिखा एक वॉलेट है कि नहीं, वॉलेट दिखा, आपने बोला यार किसी का वॉलेट गिर गया है, बड़ा दुख हुआ यार, है ना, ये इंसान मैं भी हो सकता था, मान लेता हूं मैं ही हूं, इसलिए मैंने वॉलेट उठा लिया, मजा आया। वॉलेट उठाया, उसमें पैसे थे पूरे के पूरे 500 रुपए प्लस 2000, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते, 2500 रुपीज था उसमें। आपने बोला यार देखो जीवन में हमने कभी चोरी नहीं किया, आज करेंगे। तो आपने क्या किया, 2500 रुपया निकाला, अपने दूसरे पॉकेट में डाला, सही, और उसके बाद वॉलेट आपके पास है, चिल्ला एकदम, आईडी कार्ड देखा, अब ऐसा खराब लग रहा है कि भाई जिसका वॉलेट है उसको दे देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो फिर उसको मुसीबत होगा। पुलिस वाले के पास चले गए, पुलिस वाले को जाकर बोलते हो सर आई एम द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, खोया हुआ सामान मुझे मिला है ना, किसी का दिया हुआ मुझे कुछ मिला है, ये पहले किसी और के पास थी, समझा। तो आपको अगर ये गुड्स मिला, आपने क्या पुलिस में बोला भैया ये तो किसी और का है, उसने बोला सही बात है, पैसा था इसमें, आपने बोला नहीं, उसने बोला पक्का, उसने बोला हाँ, उसने बोला पक्का, बोला हाँ, ठीक है मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही क्या है, अच्छे आदमी हो, ठीक है आप चले जाओ, तुमको घर भेज दिया। अब वो जब आदमी आया, उसने बोला भैया इसमें 2500 रुपया था, 2500 था, मिल गया वॉलेट वाला, तुमको फोन लगाया, बोला इसमें 2500 था, तुम नहीं निकाला ना, बोलता हम नहीं निकाला, बोला पक्का नहीं निकाला, बोला हम पक्का नहीं निकाला, पक्का, देयर वाज नो वे टू प्रूफ, सीसीटीवी है वो चेक किया, पता ही नहीं चला कौन निकाला, बोला हटाओ यार, अगर पकड़ाए नहीं गए वॉलेट मिल गया बहुत है, लेकिन अगर सीसीटीवी में पता चल गया कि हाँ तुम निकाले, तो वॉलेट तुमने चोरी नहीं किया था, लेकिन वॉलेट जब तुम्हें मिला जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में तुमने वापस भी नहीं किया, तुमने उसमें से कुछ बेनिफिट डिराइव किया, और वो बेनिफिट एक्चुअल में ओरिजिनल ओनर को मिलना चाहिए था, वो 2500 रुपीज, और वो 2500 रुपीज तुमने ले लिया।
तो बताओ डैमेजेस के लिए देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। वॉलेट तुमने मारा था? नहीं, वॉलेट तो वहीं पड़ा हुआ था। अब वॉलेट मेरे को जैसा मिला मैंने दे दिया, लेकिन वॉलेट में से जितना बेनिफिट था पूरा देना था ना, आपने रख लिया। तो ये कहां का लॉ में लिखा है सर? मैंने वॉलेट वापस किया, बहुत है यार, 2,500 तो मेरा बनता नहीं बनता है। अगर आपको कुछ पैसा बनता है तो बी से बात करो, जिसका वॉलेट था उससे बात करो कि भाई देख तेरा वॉलेट पहुंचाने में मेरे को 100 रुपया खर्चा हुआ, वो 100 रुपया तो दे, लेकिन 2,500 रुपया तो खर्चा नहीं हुआ ना। अब 2,500 हो गया तो अलग बात है, ठीक है। बट ऐसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का पूरा राइट को लेकर एक टॉपिक है, एक सब टॉपिक है आपके सिलेबस में। मैं मूड़ी हाथ में ले लिया लेकिन खा नहीं पा रहा। तो मान लेते हैं 2,500 रुपया आपको मिला, लेकिन फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को एज इज कंडीशन में वो सामान वापस पहुंचाने का जिम्मेदारी है। इन शॉर्ट मैं बताया हूं, और बाकी जब वो यूनिट को डिस्कस करेंगे मैं बता दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको कौन डाला? तुमको फाइंडर, तुम फाइंडर है लॉस्ट गुड्स का, खोया हुआ सामान का फाइंडर है तुम, यू फाउंड इट। अब तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गवर्नमेंट अपने आप। अरे तुमने पूछा ही नहीं, तुम जानता ही नहीं ओनर ऑफ वॉलेट को, फिर भी तुमको कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया। सच कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप नहीं जाना चाहते लेकिन गवर्नमेंट आपको पटक के डाल देती है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बुझा? अरे बोलो। इट इज मेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। एग्जांपल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, बेलमेंट। वॉशरूम के बाहर खड़े, दोस्त अंदर गया, आपको बैग पकड़ा दिया, अपना बैग रख दिया, तुम बोला बैग कितना भारी है, किसी को बेच दिया। तुम बोला यार दोस्त इतना बोझ सहेगा हमको अच्छा नहीं लगता, 10 रुपया में उसका पूरा किताब विताब की लैपटॉप सब बेच दिया। बोला भाई बाहर आया, बोलता बैग कहाँ है? बोलता बैग हम बेच दिया यार, हमसे देखा नहीं जा रहा यार, तुम इतना दिन से मतलब इतना बोझे तले तुम दब जाओगे यार, तुम खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम। ये ले 10 रुपया, खुश रहे, मेरी तरफ से और 10 रुपया रख ले। तुम्हारा दोस्त तुमको चाटे पे चाटे मारा और तुमको होश में डाला और बोला कि भाई सुनो, मेरा बैग का जो वैल्यू था मेरे को पूरा का पूरा चाहिए, उसके अंडर में जितना सामान था सबका वैल्यू मुझे चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर बेलमेंट पढ़ाएंगे क्या? अरे हाँ, बेलमेंट एंड प्लेज तो अलग टॉपिक है, अलग यूनिट है, सब पढ़ेंगे। सर आप एक वर्ड बोलते नहीं है कि बोल देते उस पर यूनिट है। अरे मेरी गलती है क्या? मैं तो मासूम हूं, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं। माय गॉड, मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो तुम? आगे बढ़ते, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नरक तो जा ही रहे हैं कि नहीं? 2 कदम आगे चलते हैं कहीं तो देखे थे हम। चलो आगे बढ़ते, ई कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहे। ई कॉन्ट्रैक्ट सर फालतू टॉपिक आएगा नहीं, बट ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज ड्रॉन ओवर ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट। फालतू है, व्हाट्सएप पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए, साइन कर दिया, ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो अभी क्या पढ़े थे? अभी क्या पढ़े थे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पढ़े था ना, ये रहा, और ऊपर में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़े। अब क्या पढ़े? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में क्या लिखा है, जल्दी जल्दी देखो। पहला बोला हुआ है एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस। एक बात बोलो, अगर ए ने बी को बोला कि भैया हम तुमको अपना गाड़ी बेच रहे, तुम मेरे को 3 लाख रुपए का पेमेंट करो। ए हैज डिलीवर्ड द कार, बी हैज पेड 3 लाख रुपीज। दोनों ने अपना काम कर दिया, बोलो हाँ। हाँ सर, तो इन दोनों के तरफ से पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, इट हैज बीन डन, एग्जीक्यूटेड पास्ट टेंस में चला गया, तो इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देख लो, चेक कर लो, एग्जीक्यूटेड, बोथ परफॉर्म्ड। और एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है ए ने बी को बोला हम तुमको अपना गाड़ी 15 दिन बाद देंगे, बी ने बोला हम तुमको 3 लाख रुपया 45 डेज के बाद देंगे। दोनों का काम करना बाकी है। अगर दोनों में से किसी का भी काम करना बाकी है तो हम लोग उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। अगर दोनों का काम करना बाकी, अगर बोथ द पार्टीज हैव देयर वर्क येट टू बी डन, प्रॉमिस हैज नॉट बीन परफॉर्म, इट इज येट टू बी परफॉर्म्ड, तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसको? बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का काम करना बाकी है, और अगर दोनों में से एक ने काम कर दिया, एक का बाकी है, मान लो इसने गाड़ी का डिलीवरी दे दिया और बी ने बोला मैं 45 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ने बोला चलेगा, गाड़ी दे दिया और बोला हाँ ठीक है 45 डेज के बाद पेमेंट करो, तुम मेरा दोस्त है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताइए, अगर खाली एक सिंगल पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी है तो हम लोग उसको एक तरफा प्यार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आया ना मजा? तो बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों का काम करना पेंडिंग है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी का मतलब एक पार्टी ने काम कर दिया, एक पार्टी का काम करना बाकी है, और सर दोनों ने काम कर दिया तो एग्जीक्यूटेड हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओ माय गॉड, आगे बढ़े, आ जाओ भाई। अब नया टॉपिक आएगा, है ना, जिसका नाम है प्रपोजल ऑफर। सर ये चैप्टर तो चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। हाँ सर ये चैप्टर है ही ऐसा, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, कुछ करने का नहीं है। 1 2 3 4, मेरे नोट्स के हिसाब से 5 6 पेज है,
और 6 पेज है ना भाई? तो और 6 पेज है तो कवर ही कितना किए सर? ज्यादा नहीं किया हम लोग, 2-3 पेज ही पढ़े अभी, अभी तो पढ़ना शुरू हुए हैं। सर आपने 1 घंटा लगा दिया। अरे तुमने तो 1 घंटा भी नहीं दिया, हम फिर भी तुमको दे रहे हैं, तुम तो गजब से हो मतलब। चलो स्टार्ट करें आगे, प्रपोजल और ऑफर पे आते हैं, ठीक है? सेक्शन 2A पे आ गए। सेक्शन 2 कौन सा पढ़े हैं अभी तक? अभी तक हम लोग कौन कौन सा सेक्शन पढ़े हैं सर? अभी तक हम लोग पढ़े सेक्शन 2H, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या? 2 क्लॉज H में क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। और उसके बाद सीधा पढ़ाए थे सर सेक्शन 10, जिसको बोलते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यही दो तो पढ़े हैं अभी तक। तो अभी क्या पढ़ाने वाले हो आप? अभी पढ़ाने वाले 2A, जिसका नाम है प्रपोजल या ऑफर। सर बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। व्हाट इज प्रपोजल और ऑफर? फटाफट देख लेते हैं। प्रपोजल और ऑफर में बोला हुआ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ओह सर क्या अंग्रेजी बोले सर आप, है ना? सर चोक करके मर ही जाते हैं हम लोग, ये सब याद थोड़ी होगा। अरे याद होगा, अरे मैं हूं याद कराऊंगा। देखो एक इंसान ने, देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूं। ए ने बोला बी को, विल यू बाय माई कार फॉर ₹3 लाख। कितना प्यार से पूछा, पूछा ना। अब बोलो ऑफरर कौन? ए। बोलो ऑफरी कौन? बी। तो ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे 3 लाख में? अब ए ने जब पूछा बी को कि तुम मेरा गाड़ी क्या खरीदोगे 3 लाख में, अब यहां पर आप बताइए ये वैलिड ऑफर है कि नहीं है? आप बोलेंगे हां सर 100% वैलिड ऑफर है। क्यों सर, क्यों वैलिड ऑफर है? एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से पूछा कि मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं, बदले में तुम क्या मेरे को अपना कंसिडरेशन प्रोवाइड करोगे? और जब मैं ये पूछ रहा हूं तो मैं इस टोन में पूछ रहा हूं। आई एम टेलिंग यू दिस स्टेटमेंट इन अ टोन वेयर आई वॉन्ट योर यस और नो, वेयर आई वॉन्ट योर कंसेंट। अगर मेरे को आपके कंसेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मेरे को आपके कंसेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, तब अलग बात होता। अगर मैं बोल दूं यू विल बाय माई कार, यहां पर बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? यहां पर बेस्ट एग्जांपल होता है ए और बी में। चलो भैया एक क्वेश्चन है, विल यू मैरी मी? ओ माय गॉड सो लवली, विल यू मैरी मी, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं पूछूं, पूछना क्या, मैं सीधा बता दूं यू विल मैरी मी, अरे माय गॉड। अब देखो जिनका अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए मेरे पास कुछ उपाय नहीं है, लेकिन जिनका इंग्लिश थोड़ा भी ठीक है, सर विल यू मैरी मी इज अ क्वेश्चन, यू विल मैरी मी इज अ स्टेटमेंट। अगर आप जाकर किसी को बोलते हम तुमसे ही शादी करेंगे, तुम मेरे से शादी करोगी, अरे क्वेश्चन कहां है, कंसेंट कहां है? सामने वाले से पूछ कहां रहे हो तुम तो बता रहे हो। अगर तुम बता रहे हो तो वो ऑफर हुआ क्या? वो तो कमांड हुआ, वो तो घमंड हुआ, वो तो तुम इंसान ही घिनौने हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बट आप ऐसा सोचो कि विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी अगर आप पूछ रहे हो तो वैलिड ऑफर है, क्योंकि सामने वाले का यस या नो से आपको फर्क पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? अब आ जाओ पढ़ो, अब पढ़ो, अब समझ आएगा। व्हेन वन पर्सन, बोला ऑफरर का नाम क्या था? ए। वन पर्सन कौन है? ए। व्हेन ए सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज टू अनदर बोले तो मेक्स इट क्लियर, सिग्निफाइज का मतलब मेक्स इट क्लियर, साफ साफ अनदर से पूछ रहा। अनदर कौन था? बी। ए ने बी को क्लियरली पूछा, ए ने बी को क्लियरली पूछा कि वो पर्टिकुलर विलिंगनेस है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसा मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं अपना गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं, इसका मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू। तो वो बोल रहा है कि मैं गाड़ी बेचूंगा, कार सेल करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू डू। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। हो सकता है मैं अपना गाड़ी बेचने का तुमसे पैसा ले रहा हूं, या किसी और को नहीं बेचने का पैसा तुमसे ले रहा हूं, दोनों हो सकता है। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो विलिंगनेस टू डू, अगर अपने आप को रोक रहे हो तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्लियर हो गया? और आप ये जो सामने वाले को जब क्लियर कर रहे हो, जब सिग्निफाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं सामने वाले का एसेंट लूं। मतलब यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन बिकॉज यू वांट द परमिशन ऑफ द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू, यू डोंट वांट टू ऑर्डर देम, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। abstinence बोले तो अगर ये एक्ट सामने वाले से पूछ रहे हो गाड़ी खरीदना है कि नहीं खरीदना है मेरा, तो आप उसका परमिशन ले रहे हो।
और अगर आप बोल रहे हो कि मैं गाड़ी उसको नहीं बेचूंगा, आपको मंजूर है कि नहीं है, तो आप अपने आप को रोक रहे हो, उसको बोलते हैं एब्स्टिनेंस, देन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। हाँ जी भाई, ओके। तो भाई प्रपोजल जो है, जो ऑफर हम लोग अभी पढ़े, वो आई होप आप लोगों को क्लियर है भाई। एकदम सिंपल है, सामने वाले से अपने लोग को एक क्वेश्चन पूछना है, इस तरीके से हम लोगों को ऑफर को या स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है कि सामने वाले का एसेंट चाहिए टू द फैक्ट कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, इसमें वो सामने वाले का मंजूरी है, या कुछ काम करने से मैं खुद को रोक रहा हूं और उसमें भी सामने वाला मंजूर है। अभी क्वेश्चन आता है सर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। अब बड़ा सिंपल टॉपिक है, मतलब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर एक आदमी प्रपोजल दे रहा है, कैसे वो प्रपोजल कहलाएगा पहले समझो। पहले तो एकदम फालतू चीज लिखा हुआ है, एकदम फर्स्ट पॉइंट इज समथिंग यू कैन जस्ट कॉमन सेंस। देखो, पर्सन गिविंग ऑफर, जो आदमी ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, और जो पर्सन रिसीव कर रहा है ऑफर वो हो गया ऑफरी। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आगे देखो, प्रोमिसर शुड एक्सप्रेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब आप या तो ये बोलो भाई मैं अपना गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं, इसका मतलब यू वांट टू डू समथिंग, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्ट, आप कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं कोई चीज करने के लिए और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग, नेगेटिव एक्ट, मतलब मैं नहीं करूंगा, आप उसके लिए मेरे को पैसा दीजिए। क्लियर है? तो ये हो गया नॉट टू डू समथिंग। इसी पॉइंट का बेसिस पर फोर्थ पॉइंट बना हुआ है, सेम पॉइंट है। देखिए, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, अगर आप समथिंग टू डू कर रहे हैं पॉजिटिव, समथिंग नॉट टू डू कर रहे हैं तो बन जाएगा नेगेटिव। दैट्स इट। तो पॉइंट नंबर 2 और 4 सेम है। पॉइंट नंबर 1 2 इजी है, बचा बस पॉइंट नंबर 3 पढ़ लो। क्या भाई? सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, मतलब द प्रोमिसर शुड बी विलिंग टू गेट द एसेंट ऑफ द ऑफरी, सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इन अ मैनर, you have to ask the question in a manner where you want to get the consent of the other party. तो अगर ए ने कुछ पूछा है बी से तभी ठीक है। अगर स्टेटमेंट दे रहा है यू विल मैरी मी इज नॉट एन ऑफर, विल यू मैरी मी इज एन ऑफर। सामने वाले का हाँ या ना मेरे को चाहिए, उसका एसेंट मेरे को चाहिए, इस मोटिव से मैं जब सामने वाले को प्रॉमिस दूंगा, दैट वुड बी कॉल्ड अ प्रॉपर ऑफर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ ऑफर, सुपर इजी, जनरल ऑफर मतलब पूरा पब्लिक के लिए ओपन है। इसमें आप लोगों का केस लॉ, एक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो वो एक बार केस लॉ आप लोग गो थ्रू कर लेंगे जनरल ऑफर को लेकर कि भाई उसका बस कंडीशन एक्सेप्ट करना और बाकी हो जाएगा। आगे स्पेसिफिक ऑफर मतलब जब आप ऑफर देते एक स्पेसिफिक पर्सन को या एक स्पेसिफिक कंपनी को या एंटिटी को। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है? आपने एक ऑफर दिया, सामने वाले ने भी एक ऑफर दे दिया सेम टाइम पे, इसको बोलते क्रॉस ऑफर। सिमिलर ऑफर इज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज, करेक्ट है। लेकिन क्या अगर मैं सामने वाले को ऑफर दे रहा हूं, अगर मैं सामने वाले को ऑफर दे रहा हूं और ये भी मुझे ऑफर दे रहा है, तो आप लोगों को मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मस्त एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बस देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर क्या है ना, ये टाइप्स ऑफ ऑफर पे मैं ये वीडियो को छोड़ दूंगा, राइट, बिकॉज इट इज अ लेंदी चैप्टर, सो आई एम गोइंग टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ये मैंने डिसाइड किया पढ़ाते पढ़ाते कि भाई अगर डायरेक्ट 4 घंटे का वीडियो डाल देंगे तो तुम लोग स्ट्रेस में आ जाएगा, इसीलिए। तो आप ऐसा सोचिए, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, क्रॉस ऑफर है, काउंटर ऑफर है और स्टैंडिंग ऑफर है। अब आप ऐसा इमेजिन करिए, आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग फोन कर रहे हैं किसी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉल किया, सेम टाइम पे मिस्टर बी ने भी मिस्टर ए को कॉल कर दिया। तो बताओ एयरटेल क्या बोलेगा, जियो क्या बोलेगा? ए ने बी को कॉल किया, सेम टाइम पे आपका दोस्त भी आपको कॉल किया, अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त सेम टाइम पे आपको कॉल किया, दोनों का नंबर क्या बताएगा? बिजी। तो बताओ कनेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब अगर क्रॉस ऑफर हुआ, सिमिलर ऑफर दोनों के साइड से सेम टाइम पे पहुंचा, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। दोनों के पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का। अगर ए ने कॉल किया बी को, बी बोल रहा है ओके, मेरा वाला कॉल को इग्नोर करो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बी ने कॉल किया था जब सेम टाइम पे ए का कॉल आया, लेकिन बी ने बोला भाई, ए ने बोला हाँ ठीक है डन, तो इसका कॉल को इग्नोर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक पार्टी को, दैट्स इट, दैट्स इट। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया, सेम ऑफर भी अगर दे दिया, सिमिलर छोड़ो सेम ऑफर भी दे दिया, तो भी वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। ए ने बी से पूछा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेरा ड्यूटी है आपको बताना, आपका ड्यूटी है ट्राई करना, समझने का। नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करके देखो भाई, है कि नहीं। ए ने बी को पूछा, विल यू बाय माई कार फॉर रुपीज 5 लाख, विल यू बाय माई कार फॉर रुपीज 5 लाख। गाड़ी किसके पास है? ए के पास है। बी ने उससे पूछा सेम टाइम पे, ऑलमोस्ट सेम डेट पे, विल यू सेल योर कार फॉर रुपीज 5 लाख। ऑफर एकदम सेम है। ए बोल रहा है भाई ये तो गजब का चीज हो गया, मैंने तुमसे यही चीज पूछा, तुमने वही चीज मेरे से भी पूछा,
तो एक्सेप्टेड मान ले भाई, ऐसे नहीं होता। समझ आया? इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से देखो दो ऑफर है टेबल पे, आप कभी मत भूलिएगा ये बात कि बी ने जो ऑफर दिया उसके लिए ऑफरर ये है अलग, और ये जो ऑफर दिया इसके लिए ऑफरर ये है अलग। अब दोनों में से जिसका भी ऑफर एक्सेप्ट होता है, ऑल दो सेम और सिमिलर डजंट मैटर, बट जिसका भी सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा वही ऑफर माना जाएगा, दूसरा ऑफर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यही मैं समझा रहा था तब से, प्लीज इसको समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, तो ये था हमारे लिए क्रॉस ऑफर। फिर आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का बेस्ट एग्जांपल है भैया, मम्मी लोग सब्जी लेने जा रही है ना, पापा सब्जी लेने जा रहे, भैया भैया टमाटर कितने के, वो गाना आ रहा है ना, आहा टमाटर हमको भी गाने का मूड नहीं, बट ठीक है मेरे को नींद आ रहा है, ठीक है बहुत रात हो गई, तो मैं बस ये बता दे रहा हूं। अब मान लो काउंटर ऑफर है, ठीक है, तो काउंटर ऑफर है, इसका मतलब क्या होता है, आपने बोला भैया सब्जी कैसे करके, उसने बोला भैया टमाटर 100 रुपया किलो, आपने बोला बात नहीं करेंगे, उसने बोला अच्छा ठीक है कितना देंगे, इसका मतलब ओरिजिनल ऑफर आ चुका था 100 रुपया का, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर आपने बोला भैया हम 50 देंगे, उसने बोला भैया हम नहीं दे सकते 50 में, फिर आप चले गए, उसने बोला अच्छा सुनिए 80 देंगे, आपने बोला नहीं 60 देंगे, उसने बोला अच्छा ठीक है 70 फाइनल, आपने बोला चलो 70 में डन। समझा कि नहीं समझा? तो मल्टीपल ऑफर्स आते गए आते गए आते गए आते गए अंटिल एंड अनलेस अ फाइनल ऑफर वाज रीच्ड। दिस कंसेप्ट इज नोन एज काउंटर ऑफर। ओरिजिनल ऑफर कितना था 100 रुपया, आपका काउंटर ऑफर कितना था 50 रुपया, तो आपका ये पुराना ऑफर कैंसिल हो गया 100 रुपया वाला, 50 रुपया वाला ऑफर ऑन द टेबल है। अब उसने बोला 50 में नहीं होगा, तो 50 कैंसिल हो गया, उसने बोला भैया 80 लगेगा, तो 80 अभी करंट ऑफर है, आपने बोला नहीं 60 से ज्यादा नहीं देंगे, तो 80 कैंसिल हो गया। तो जैसे जैसे आप काउंटर ऑफर देते रहते हैं, पुराना ऑफर जो है ओरिजिनल ऑफर जो है वो कैंसिल होता जाता है, और ये कंटिन्यू होता रहता है टिल अ फाइनल ऑफर इज रिसीव्ड। देख लीजिए, व्हेन ओरिजिनल ऑफर इज रिजेक्टेड एंड द अदर पार्टी प्रोवाइड्स अ न्यू ऑफर इन रिटर्न, दिस इज नोन एज अ काउंटर ऑफर, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल अ फाइनल ऑफर इज रिसीव्ड इफ दे रियली वांट टू एक्चुअली बार्गेन। अब आपने बोल दिया 2 रुपया देंगे, तो थप्पड़ मार के भगा देगा आपको, और वो आप डिजर्व भी करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑफर। लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, क्या लिखा हुआ है बोलो ना, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में क्या बोला हुआ है, व्हेन अ जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर डज नॉट एक्सपायर एंड इट इज केप्ट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। इसका मतलब, स्टैंडिंग ऑफर का मतलब भाई ऑफर है, इट इज स्टिल ऑन द टेबल। ऑन द टेबल बोले तो वो ऑफर अभी तक ओपन है, ओपन ऑफर है। व्हेन अ जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर डज नॉट एक्सपायर इट इज केप्ट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। मैंने बोल दिया क्या तुम मेरा जमीन खरीदोगे, क्या तुम मेरा लैंड खरीदोगे 5 लाख रुपीज में, और मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को जवाब 15 डेज में चाहिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू आंसर विद इन 10 डेज, 5 डेज, 6 डेज और 30 डेज। आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन आंसर एनी टाइम, राइट, टिल द टाइम आई डोंट विड्रॉ माई ऑफर। तो आपने ये ऑफर दिया 1 अप्रैल को मान लो, और आपने विड्रॉ नहीं किया, मतलब ये ऑफर अभी भी चालू है। 30th मई को आपने बोल दिया, 30th मई को आपने उसको बोल दिया भाई वो जो लैंड का ऑफर दिया था ना वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो सामने वाला पार्टी बोला ठीक है भाई वैसे भी मेरे को तुम्हारा जमीन नहीं लेना था, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस बोल दिया तुमको कि अगर तुम्हारे माइंड में चल रहा है तो अब वो अवेलेबल नहीं, दैट्स इट। इसका मतलब 1/4 से लेकर 35 तक ये स्टैंडिंग ऑफर था। समझ आ गया? आप डेट पहले से फाइनल नहीं कर रहे हो कि इस डेट तक चाहिए, आप ओपन रख रहे हो ऑफर, हो सकता है 1/4 से लेकर 31/3 हो गया भाई अगले साल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडिंग ऑफर मतलब ऑफर आपके लिए ओपन है, आप बता देना आपको कब मंजूर है। क्लियर है? अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और टॉपिक हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेन एलिमेंट्स ऑफ अ एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ठीक है, देख लेते हैं, है ना। तो पहला चीज आप देख सकते हैं, पहला चीज देखिए, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। अगर कोई भी ऑफर है, अगर कोई भी ऑफर है वो सोशल नेचर का नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, जैसे बापूजी प्रॉमिस कर रहे बेटा को कि हम इतना रुपया देंगे अगर तुमको, या फिर एक फोन दिला देंगे अगर आप इतना परसेंटेज लाते हो, दैट इज और नॉट ऑल लीगल रिलेशन, वो एक सोशल ऑफर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। इसका मतलब आप जो भी ऑफर दे रहे हैं, गाड़ी लिख रहे हैं अगर, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर टू यू फॉर ₹3 लाख, तो कौन सी गाड़ी, कौन सा कलर, कौन सा मेक, कौन सा मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसका मतलब अगर आपने एक ऑफर सोचा है माइंड में और सामने वाले को बताया ही नहीं, सामने वाला को बताया ही नहीं कि मैंने एक ऑफर बनाया है, तो कैसे पता चलेगा? आपने एक सोचा मन में कि मैं लड़की से पूछूंगा विल यू मैरी मी, लेकिन कभी पूछा ही नहीं, तो ना आप ऑफरर बने ना वो ऑफरी बनी, आप इस पोजीशन में आए ही नहीं कभी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी।
मतलब आप जब भी ऑफर देंगे वो एक क्वेश्चन होना चाहिए, सो दैट यू कैन आस्क द अदर पार्टी वेदर दे वांट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। आप ऑर्डर नहीं दे सकते, स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट मे बी कंडीशनल, इसका मतलब आप अपना ऑफर कंडीशनल कर सकते, एक्सेप्टेंस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूछा क्या तुम मेरा बाइक लोगे 1 लाख रुपया में? अगर तुम्हारे तरफ से हां है, इफ यू आर सेइंग यस, तो रात को 12 बजे मेरे घर के नीचे आ जाना, मेरे घर के नीचे आ जाना पूरा पूरा पैसा लेके। क्या तुम मेरा बाइक लोगे 1 लाख रुपया में? अगर हां है तो रात को 12 बजे आ जाना मेरे घर के नीचे पैसा लेके। अगर मिस्टर बी रात को 12 बजे पैसा लेके आ गया तो मान लिया जाएगा ऑफर इज एक्सेप्टेड। मिस्टर बी ने अपने तरफ से कोई कंडीशन लगाया क्या? नहीं। आप जो ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर में आपको जितना कंडीशन का मन है आप लगा सकते हो, प्राइस को लेके, टाइम को लेके, प्लेस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, जो कंडीशन लगाने लगाओ ऑफर में लगा लो। लेकिन सामने वाला जब एक्सेप्ट करेगा, अगर वो अपना कंडीशन रख दिया तो उस केस में वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। इसका मतलब व्हाट इफ मिस्टर बी सेज हां मेरे को तुम्हारा बाइक चाहिए, 1 लाख दूंगा, लेकिन मैं 12 बजे नहीं आऊंगा, मैं कल दोपहर को 2 बजे आऊंगा, तो अब ऑफर चेंज हो गया। अब मिस्टर बी अपने तरफ से एक नया ऑफर दे रहा है, वो काउंटर ऑफर हो गया। सो ऑफर कैन कंटेन कंडीशंस, द एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल। If the acceptance is conditional, then it will not be called acceptance, it will be called a counter offer. ठीक है सर, याद रखेंगे ये चीज। ओके सर, ओकी डोकी, आगे बढ़े। चलो, तो ये मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। इट मे बी कंडीशनल, बोले तो ऑफर में बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। नेक्स्ट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच इज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब आपने अपने ऑफर में लिख दिया अगर तुम कल रात को 12 बजे तक रिप्लाई नहीं दिए तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे। अरे, आई हैव सेंट यू अ व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप पे मैंने लिखा ई कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको लिखा आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹2 लाख, इफ यू डोंट रिप्लाई बाय 12 AM देन आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट यू आर रेडी टू बाय माई कार। इस तरीके का कंडीशन नहीं लगा सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप कोई चीज में कंप्लाई नहीं करेंगे, आप मेरा बात नहीं मानेंगे, आप रिप्लाई नहीं देंगे, तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। दिस यू कैनॉट डू, दिस यू कैनॉट डू। यू कैनॉट फोर्स समवन दैट देम नॉट रिप्लाइंग और देम नॉट डूइंग समथिंग इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। यू कैनॉट डू दिस, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। बोले तो एक आदमी को दे सकते हो आप स्पेसिफिक ऑफर, या पब्लिक को दे सकते हो। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड का मतलब मैंने पढ़ा दिया है, टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस्ड इंप्लाइड पहले ही पढ़ा दिया, बोलने का जरूरत ही नहीं है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, एक बात समझो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन पहले समझ लो। ऑफर में डिफरेंस है। ऑफर का मतलब विल यू मैरी मी, ठीक है। विल यू मैरी मी का मतलब क्या होता है, आप मेरे से शादी करोगे क्या, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है सर। अब एक मजेदार चीज मैं पूछता हूं, बड़ा मजेदार चीज पूछता हूं, ठीक है। मान लो, ठीक है, एक लड़का बैठा है गाड़ी में, वो ड्राइव कर रहा है, ही इज ड्राइविंग। उसके बाजू में उसकी फ्रेंड बैठी है जिसको वो घर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। फ्रॉक बना दिया, ये लड़की बना दिया, नहीं पाल अच्छा नहीं बना, ये लो, ठीक है। ये मैंने लड़की बना दिया। अब ये लड़की उसके बाजू में बैठी है, ये अपने सीट पे बैठा है, ये अपने सीट पे बैठी है, ठीक है। ये लड़का बड़ा उदास हो गया अचानक से। लड़की बोलती क्या हुआ? तो लड़का बोलता है मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि यार जीवन बड़ा बोरिंग हो गया, एक काम करते ना, शादी कर लेते, एक काम करते हैं शादी कर लेते। तो लड़की बोली ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लड़का बोला ओ दीदी, लड़का बोला ओ दीदी, मैंने बोला मेरे को शादी करने का मन है, मैंने कब बोला तुमसे करने का मन है। अरे लड़की का तो पोपट हो गया। ओ माय गॉड, भाई मैंने अपना इंटेंशन बताया कि मेरे को एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन था, आई वॉन्ट टू डू दिस। मैंने कब बोला कि मेरे को तुमसे शादी करना है? बोली अरे कैसे सा आदमी हो तुम, अभी गाड़ी साइड करो, मेरे को उतारो दो। बोला अरे दीदी भड़क क्यों रही हो? बोलता अरे दीदी
भड़क क्यों रही हो? तो ये बोलती है तुमने अभी अभी मेरा पोपट कर दिया। बोली पोपट कैसे किया? बोला तुमने अभी पूछा ना शादी करोगे, तुमने रिजेक्ट कर दिया मेरे को। बोला अरे भाई हमने कब पूछा, मैंने तो बोला उम्र हो गई है, सोच रहे शादी कर लें, तुमसे कर ले ये कब बोला, तुम तो मेरी दोस्त हो। बोली ओ अब समझ में आया, सागर सर ने समझाया। समझ में आ रहा है? तो क्या समझाया भाई कि भाई एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू डू समथिंग, कुछ करने का इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले को ऑफर दे रहे हो। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस, कॉलेज एप्लीकेशन, ये सारा चीज इन्विटेशन टू ऑफर है। एक कंपनी ने बोला आओ हमारे शेयर्स पे सब्सक्राइब करो, तो कंपनी आपको इनवाइट नहीं कर रही है, कंपनी आपको बोल रही है तुम आओ और तुम मुझे ऑफर दो, तुम अप्लाई करो फिर मैं रिजेक्ट करके दिखाऊंगा। वाह 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 वाह, यही तो होता है आईपीओ। आप पैसा लगाते एक्सेप्ट ही नहीं होता, तो वो आपको इनवाइट करते कि आप हमें ऑफर दीजिए, फिर हम चूज करेंगे आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं कि नहीं। वाह, तो ये क्या ऑफर है? नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमें ऑफर दीजिए, फिर हम चूज करेंगे, हम चूज करेंगे आप हमारे कस्टमर बन सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप बस, अच्छा सोचो, आपने बस पूछा, आपने पूछा ए भाई ये घर कितने का? उसने बोला सर ये 50 लाख का होगा। आपने बस एक आदमी से पूछा घर कितने का? 50 लाख का होगा। एक आदमी बोलता है, तुमने बोला डन। उसने बोला क्या डन? बोला अरे बोला ना 50 लाख में मेरे को बेचेगा। बोला कहां बोला तेरे को बेचेगा? आपने प्राइस पूछा, मैंने बोला 50 लाख, मैंने कब बोला मैं आपको बेच रहा हूं? समझ आया? इंफॉर्मेशन पूछना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होना ऑफर नहीं है। प्रोस्पेक्टस इज सेम एज इन्विटेशन टू ऑफर। एडवर्टाइजमेंट इज डेफिनेटली नॉट ऑफर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को भी इन्विटेशन टू ऑफर ही बोलते हैं। पेपर में ऐड देख के चले गए, अब आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए, आप ऑफर दीजिए अपना, हम लोग, हमारा मन होगा, ब्रांड का मन होगा तो आपका ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? ये सारा चीज था हमारे लिए लास्ट टॉपिक। ओ एक और पॉइंट है, सॉरी सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। आप मिठाई खाने गए, मिठाई खाने गए, कुछ भी मान लो एक फास्ट फूड कॉर्नर पे गए, वहां पे प्राइस लिखा हुआ है। अब प्राइस लिखा हुआ है, आपने बोला भैया एक तो रोल बना दो। उसने बोला रोल, कौन सा रोल खाओगे? आपने बोला भैया चिकन रोल बना दो। उसने बोला हाँ भाई चिकन रोल हो जाएगा। फिर आप जब स्वाइप करने के बोला 90 रुपया, बोला अरे यहाँ पे तो 70 लिखा है। बोलता अरे ये तो बस ऐसे ही लिखा है, ये तो पुराना है, नया रेट आ गया है, 90 रुपया है। बोला 90 रुपीज, यहाँ लिखा है 70 रुपीज। बोला 90 हो गया है सर, कहीं पर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइस आपके लिए एप्लीकेबल है, तो एक बार पूछ लेना बेटर है। समझा कि नहीं? तो भाई आप लोग एक बार आईसीआई मटेरियल से ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर एक बार रीड कर लेंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके सर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। आता रहेगा और वीडियो।